जोश हाई है कि लो है? हाई कैसे नहीं होगा, अभी हम जिंदा है, टेंशन नहीं लेने का। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया एक बच्चे के द्वारा कि सर ये इतनी सारी चीज़ें पढ़ा रहे हो, डेली द हिंदू के भी आर्टिकल कवर करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस के भी, पीआईबी के भी, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल कवर करते हैं, इतनी सारी चीज़ें कवर करते हैं, इसकी क्या गारंटी है कि ये एग्ज़ाम में आएगा? मेरे दोस्त, इस दुनिया में बस एक चीज़ ऐसी है जिसकी गारंटी दी जा सकती है, उसके अलावा इस धरती पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी गारंटी दी जा सकती है। और पता है क्या है? बताओ, चलो वीडियो को पॉज करके देखता हूँ कौन कौन बताता है। वो है मौत। जो इंसान इस धरती पर आया ना, ये गारंटी है कि वो यहाँ से जाएगा ही जाएगा। आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इस धरती पर आ गया और वो गया ना हो। बता दो, कोई है आसपास में? देखा आप लोगों ने आज तक इस ब्रह्मांड में कोई आप लोगों ने देखा हो? तो सबसे बड़ी चीज़ यार यही है कि आप लोग अपने ऊपर ट्रस्ट रखो और चीज़ों को लेकर चलो। मेरा पिछले 5-6 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, और उसके बेस पर जब आप लोग एग्जाम में जाकर बैठते हो तो आप लोग खुद बताते हो कि मुझे कि कितना पढ़ाया हुआ वहाँ पर काम आता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हो ना, उसके ऊपर ट्रस्ट करना सीखो। दिन में अगर आप लोग बैठ के प्रॉपर वे में, जैसे कि ये वीडियो आप लोग अगर आप लोग देख लेते हो तो करंट अफेयर आप लोगों का शानदार तरीके से कवर होता चल रहा है। तो इसमें क्या हो गया, अब आप लोग इस चीज़ को साइड में कर अपना स्टैटिक पोर्शन कर सकते हो, ठीक है? तो कोई भी एक सोर्स पकड़कर बैठ जाओ और उसको फॉलो करना स्टार्ट करो जिस पर आप लोगों को ट्रस्ट हो। किताब लक्ष्मीकांत की उठा ली, सुभाष कश्यप उठा ली, 5-6 किताब और उठा ली, एक किताब पकड़ लो बस, उसी को इतनी बार पढ़ डालो, कोई भी एग्जाम निकाल कर फेंक दोगे बहुत ही जल्दी। पर लेकिन आप लोगों को सबसे बड़ी बात क्या होती है, पहले तो ऊपर तो अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, फिर टीचर के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, और फिर जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। हर जगह तो यार उसमें ब्लैक होल बना रखे हैं आप लोगों ने अपने ट्रस्ट के अंदर में। जब इतने ब्लैक होल बना के बैठे हो तो आप लोगों को क्या लगता है, उस ब्लैक होल में से जो सूरज की किरणें हैं खतरनाक वाली अल्ट्रा वायलेट, जो बेसिकली जो वेव्स होती हैं, वो आप लोगों के सर पर आकर पड़ेगी नहीं, तो वो आप लोगों को पटकेंगी नहीं, पटक पटक कर उठा के फेंकेंगी नहीं, वो आप लोगों को ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेंगी। तो कोशिश करो कि पहले अपने ऊपर ट्रस्ट करो और उसके बाद में फिर चीज़ों को आगे लेकर चलो। फिर देखो ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा और आप लोग चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। कई सारे बच्चे कहते हैं सर बहुत प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या, ये बता दो मुझे। अगर लगता है ना ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो आप लोग एक बार एक दिन बैठकर किसी ऐसे इंसान के पास में जाकर बैठो जिसको 2 वक्त का खाना भी टाइम से नहीं मिल रहा है, आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। उन्हें कहते हैं कि प्रॉब्लम देखनी है तो किसी दिन एक तरीके से नहीं, उसमें लोकल ट्रेन में चढ़ जाओ, ठीक है? तो आप लोगों को समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या होती है। या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर में चले जाओ, आप लोगों को समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, किसी दिन झुग्गी झोपड़ी नहीं होती आसपास में कोई बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, उसमें घुमाना किसी दिन जाकर, आप लोगों को प्रॉब्लम का पता चल जाएगा। एक टाइम की रोटी मिल रही है, दूसरी टाइम का जुगाड़ ही नहीं पता है कि मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। आप लोगों को इतनी सारी फैसिलिटी दे रखी है और आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, वो काम करने में प्रॉब्लम हो रही है जिसके लिए आप लोग बने हो। सुबह टाइम पर बोल देते हो, सुबह टाइम पर उठने में प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को। रियलिटी में यार है, आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, इतनी सारी फैसिलिटी होने के बाद भी, इतनी सारी चीज़ें मिलने के बाद भी। एक इंसान है जो कि आप लोगों के लिए सुबह शाम लगे रहते हैं, आप लोगों के मम्मी पापा, उनको प्रॉब्लम हुई तो समझ में भी आया कि यार तुम्हारी वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है, यार तुमको पैदा करके हमने गलती कर दी, वो बोले समझ में भी आता है। मतलब वो इंसान आप लोगों के लिए क्या करने के लिए तैयार नहीं है, और आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है किस चीज़ में, शांति में बैठ के पढ़ने में। क्यों? क्योंकि सुबह को सर्दी ज़्यादा होती है, रजाई में से निकला नहीं जाता है, हैं? सही है बेटा, ये जो रजाई है ना, ये बहुत ही बुरी मारेगी ज़िंदगी में, ठीक है? किसी दिन ना इसमें समट जाओगे, इसमें बैठे बैठे। ये साल निकल गया ना, अगला साल फिर आएगा, और अगला साल और निकल गया तो उसके बाद में फिर बैठ के ना माथा पीटते हुए नजर आओगे। ये उनके लिए है जो डेली ये कहते हैं कि सर अंदर से पढ़ने का मन नहीं करता है, क्या करें? सही है। रुक जाओ, 2 साल रुक जाओ, उसके बाद में पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलेगा, उसके बाद में करना, उसके बाद में पूछना, फिर तब बताऊंगा अच्छे से, ठीक है, कि क्या करना है। इसके अलावा कौन सा इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो कि इसके अलावा और भी कोई काम कर रहे हो? सोचो तो सही, बोलते क्या हो 1 मिनट। जो आप लोग ये कई सारे इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं मैसेज करने के लिए, या फिर मेल पे लगे हुए हैं, मतलब सोचो तो सही, मन नहीं कर रहा है। एक बार इंसान बोले कि सर आज टाइम नहीं मिला, बिजी थे थोड़ा सा, समझ में आता है कि हाँ सर कोई दिक्कत आ गई घर में। एक बच्चे ने शेयर किया कि सर घर पे मम्मी का थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से पढ़ नहीं पाए। कोई नहीं यार, कल से स्टार्ट करो अपना अच्छे से लग के। तो ये चीज़ें समझ में आती है। मतलब पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, दिन था पूरा पास में, किताबें भी थी, सब चीज़ें थी, पढ़ने का मन ही नहीं करा पूरे दिन में। इसके अलावा किस चीज़ का मन कर रहा है वो कर लो यार पहले बैठ के एक बार। सोने का मन कर रहा है सो लो, किसी के साथ घूमने का मन कर रहा है घूम लो, जिस चीज़ का मन कर रहा है वही निपटा लो पहले एक बार लग के। हो सकता है उसके बाद में पढ़ने का मन कर जाए, ऐसा भी तो होता है ना कई बार। सुधर जाओ, सुधर, ठीक है। एक ये इंसान है जिनके नाम रोशन हो रहे हैं, और एक ये इंसान है जिनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। बताओ जला ये कौन है इंसान? ये फर्स्ट वुमेन बनी है किसी फील्ड में रिसेंटली अभी। तो देखता हूँ कौन कौन इनको पहचान पाता है, तो पहचानो कौन की कैटेगरी में। तो शानदार डिस्कशन रहेगा यार, मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं रहेगी। आप लोगों ने कल का शेड्यूल बना लिया, मतलब कल का शेड्यूल अपना देख लिया कैसा आप लोगों का फॉलो किया है, और आज का शेड्यूल बना लिया।
जो भी डिसिप्लिन टेस्ट होता है वो डेली आप लोग फॉलो किया करो। इससे क्या होगा, शानदार तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को आगे लेकर चल पाओगे। डेली अगर अपने ऊपर नजर नहीं रखोगे, दुनिया के ऊपर नजर रखते हो यार, अपने ऊपर नजर रखो, सारी चीजें सुधर जाएंगी। दुनिया को देख रहे हो, दुनिया क्या कर रही है, अरे दुनिया को मारो गोली, अपने ऊपर नजर रखो और फिर देखो जिंदगी जीने में कितना मजा आता है। और फिर देखो जिंदगी जीने में क्या अपनी एनर्जी को भी सही तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। ओके, तो ये देखना है, जिंदगी में अपने ऊपर फोकस करना है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। यार सोचो तो सही एक मिनट के लिए, मतलब किस तरीके से बोल देते हो कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वो भी अब जब एग्जाम आप लोगों के पास में आ रहा है। अब तो ये पूछना चाहिए कि सर कैसे पढ़े, इतना सारा कुछ बचा हुआ है, सर दिख रहा है कि मतलब एक 24 घंटों को 48 घंटों में बदल दे, वो वाली फीलिंग आ रही है। वो वाली फीलिंग आए तो मजा भी आए, मुझे भी कुछ रिप्लाई करने में। मैंने कहा ये देखो ऐसे होते हैं मतलब पढ़ने वाले बच्चे, वो कह रहे हैं पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, छोड़ दो किताब, आग लगा दो, ताप लो, वैसे भी सर्दी हो रही है, सुबह को थोड़ी सी किताबें मुझे दो ला के, मैं कम से कम उन बच्चों को दे दूंगा जिनको चाहिए हैं। नहीं मन कर रहा है तो पढ़ने का, क्यों फालतू में किताबों के ऊपर बर्डन बना रखा है। सही है, चलिए अच्छे से एंजॉय करो, बहुत शानदार डिस्कशन रहेगा, मजा आ जाएगा। एक एक आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करूंगा, पर उनके लिए जिनका पढ़ने का मन कर रहा है, जिनका नहीं कर रहा है वो नहीं कहता गोली कल्टी मार। और फीडबैक जरूर देना जैसा भी डिस्कशन लगे। एक वीडियो शेयर की थी टेलीग्राम पर, जाकर देखना, बड़ी ही प्यारी सी वीडियो है, एक मछली के बारे में। वो अपने बच्चे को कैसे पाल रही है, कैसे उसको चलना सिखा रही है, कैसे तैरना सिखा रही है पानी के अंदर में। आप लोग के पेरेंट्स भी आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही करते हैं, ठीक है, पर लेकिन आप लोग क्या उस चीज़ को इग्नोर करते हो। तो ये जो चीज़ें शेयर करते हो ना टेलीग्राम पे, इनको देखा करो, इसका कोई मतलब रहता है। तो ये जो वीडियो शेयर की थी इसका कुछ पर्पज है, देखना जरूर, आप लोगों के चक्षु खोलेगी कि किस तरीके से आप लोग के घर वाले आप लोगों के लिए काम करते हैं, या फिर पेरेंट्स आप लोगों को किस एक तरीके ना अपने आप को दिक्कत में डालकर आप लोगों के पीछे लगे रहते हैं। एसएलवी कमांडो हैं आज के, बहुत ही शानदार आंसर दिए गए हैं, कल की वीडियो के नीचे पिन किए हैं, जाकर देखना किसको कहते हैं मेहनत, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे इतने अच्छे से आंसर दे रहे हैं, उनके नाम तक रट गए हैं मुझे, जो पढ़ते हैं। पढ़ने वालों के ना अलग ही नज़ारे दिखता है। आधे ऐसे होंगे सर इस आंसर को ना कल दे देंगे, आज ना टाइम नहीं मिला मुझे लिखने के लिए। तो आप लोगों को तो ना मतलब सीखो, सोचो कुछ कि किन लोगों के बीच में बैठ के कॉम्पिटिशन आप लोगों को करना है या फिर कुंभ का मेला बनाना है। तो इसलिए कहता हूँ कि सीरियस होकर पढ़ लो यार, एक साल में लग के मेहनत कर दो और ज़िंदगी में शानदार तरीके से एंजॉय करो। तो फिर देखना ज़िंदगी आप लोगों को सल्यूट करेगी कि हाँ सही इंसान के साथ में चल रही हूँ मैं भी, आपका टाइम भी आप लोगों को सैल्यूट करेगा। तो चीज़ें थोड़ी ढंग से लेकर चलो। ओके, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आज का दिन एंजॉय करोगे पूरी एनर्जी के साथ में, और जो शाम तक हाई रहना चाहिए, उसके अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तो बस यार एक ही गाना पसंद आता है, खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारों हम भूखे ही सो जाएंगे। तो ज़िंदगी में अपनी मेहनत के ऊपर ट्रस्ट करो और उसी को फॉलो करो और उसी की कमाई खाओ। तो ज़िंदगी में वो नहीं कहते कि दाल रोटी खाओ पर चैन की सांस लो, ठीक है। तो ज़िंदगी में हमेशा एंजॉय करोगे लाइफ को। अभी रिसेंटली 2 ऐसे केस देखने को मिले जिन्होंने देश को झंझोर कर रख दिया। उसमें से एक तो ऐसा था कि मतलब जिसको एक्सप्लेन करते हुए मतलब शर्म आने लगे, और दूसरा था यहाँ पर ये था जो कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ। इनके दोनों रोड एक्सीडेंट हैं, पर लेकिन दोनों अपने आप में एक डिफरेंट एंगल क्रिएट कर रहे हैं और दोनों एक डिफरेंट स्टोरी यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अंदर मैं 2 आर्टिकल कवर करूंगा आप लोग के। एक तो रोड एक्सीडेंट की वजह से देश के अंदर में क्या कंडीशन है, जो ऋषभ पंत की वजह से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है, और दूसरा जो अभी लड़की जिसके बारे में आप लोगों ने सबने पढ़ा भी है, सुना भी है, उसको कई किलोमीटर जो है एक पर्टिकुलर कार के बेसिकली उसमें में कोई कह रहे हैं उसको फांसा गया है वहाँ पर, उसकी वजह से वो बेसिकली बहुत देर तक जो है सड़क पर घिसरती हुई गई और उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली। कई सारे लोग कह रहे हैं कि वो अपने आप फंस गई। तो सबसे बुरी कंडीशन यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि आप लोग देखो इंसान के अंदर की इंसानियत यहाँ पर खत्म हो चुकी है। आप लोगों ने ये चीज़ें सोची है कि एक तो इतनी देर तक जब उसकी बॉडी जो है वो सड़क पर रगड़ी होगी, क्या बुरी कंडीशन उसकी हुई होगी। यानी कि इन ह्यूमन प्रैक्टिस आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये इंसान ह्यूमन बोलने की कैटेगरी में ये आता ही नहीं है। सबसे बड़ी तो यहाँ पर इंसानियत खत्म हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, अगर ये चीज़ अनजाने में हुई है, अगर पता नहीं था, फिर बॉडी को छोड़कर वहीं पर भाग जाना, तो ये दूसरी नेक्स्ट लेवल की इनह्यूमन प्रैक्टिस होगी, और वो भी नग्न अवस्था में, उसके कपड़े वगैरह सारे फट चुके थे, उस तरीके से रोड पर एक इंसान को छोड़कर भाग जाना। भाई साहब, कुत्ता भी अगर छोटी बहुत चोट लग जाए ना, उसको भी इंसान सोचता है दया आकर कि यार इसको दिखा दूं, इसको हॉस्पिटल वगैरह में ले जाऊं, इसका थोड़ा इलाज करा दूं, और वो इंसान के साथ में ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और वो भी एक तरीके से यहाँ पर एक ऐसी महिला के साथ में जो कि एक वर्किंग वुमेन की कैटेगरी में आ रही है। तो यहाँ पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। क्या लड़कियां जो हैं वो सेफ हैं अगर कोई ऐसे केसेस यहाँ पर निकल कर आते हैं?
तो खासकर अगर बात की जाए आज की डेट में हम लोग इन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करते हैं कि अगर एक लड़की को इस तरीके से सड़क पर घसीटा जाता है और वहां पर कई सारी बीच में पुलिस जो चौकी हुई पड़ती है, मतलब जो पुलिस जो तब्दीश दे रहे होते हैं और कोई उस चीज को वहां पर नोटिस ही नहीं करता है, तो कितना बड़ा कंसर्न है ये पूरे देश के लिए। तो कितना खतरनाक है यहाँ पर, खासकर महिला कितनी वनरेबल यहाँ पर हो जाती है, तो ये सोचने वाली बात है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर ये कुछ बातें भी आप लोगों को जानने को मिलेगी। और दूसरा, जो ऋषभ पंत का भी यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है एक तरीके से जान जो है वो जरा जरा सी बच गई, बस एक तरीके से नहीं कहते, ऊपर वाले का शुक्र है कि जान बच गई, वरना कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी जिसकी कुछ हद नहीं है। तो हमारे देश में ये कहीं ना कहीं लापरवाही इतनी देखने को मिलती है सड़क पर जिसकी कुछ हद नहीं है, और यहाँ पर भी लापरवाही थी। ऋषभ पंत ने खुद कहा कि रात भर जगे थे और उसके बाद में फिर झपकी आ गई, यानी कि चलाते चलाते जो है वो एक तरीके से झपकी लग गई। तो ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, हमारे देश के अंदर में, और ये गवर्नमेंट का डेटा है, मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूं, एनसीआरबी जिसको बोलते हैं नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि हमारे देश में जो भी क्राइम हो रहे हैं, जो इंसिडेंट हो रहे हैं, उनका रिकॉर्ड रखने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसने ये बोला है कि 2021 में हमारे देश के अंदर में टोटल मिलाकर 1.5 लोगों की जान गई है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आप लोगों को, उसको सुनिएगा आप लोग यहां पर ढंग से। 1.5 लोगों की जान गई यहां पर, और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें अगर बात करें 1.2 1.9 या फिर आप लोग मोटे मोटे बोल सकते हैं कि 2% लोग वे थे जो कि यहां पर एक्सीडेंट देखने को मिले, जो कि शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। यानी कि जितने भी लोग मरे उसमें से लगभग 2% लोग ऐसे मरे हैं जो कि यहां पर शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। तो यहां से अंदाजा लगाइए। तो इसका मतलब क्या हो गया यहां पर कि खतरनाक चीज हो गई अगर इस तरीके से आप लोग देखोगे। तो ये इंजरी जो हो रही है, जो डेथ हो रही है यहां पर, मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखें यहां पर 1.5 लाख का अगर 2% लगभग आप लोग निकालोगे तो 15 दूनी 30, तो लगभग 3,000 के करीब आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। यानी कि 2021 में, अब इसको सोचना जैसे मैं बोलने जा रहा हूं, 2021 में 3,000 लोग जो हैं वो ऐसे मर गए जो कि दारू पीकर गाड़ी चला रहे थे। अब समझ में आ रहा है? अब ये 3,000 तो लोग मरे हैं। अब इस 3,000 के लोगों के घर वालों के बारे में सोचो। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो घर में अकेला ही इंसान कमाने वाला होगा। अब वो घर मर गया है, वो घर पनपेगा नहीं जल्दी से। अब आप लोग ये समझ लेना, ये कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। ये तो मैंने मरे की बात बताई। 7 से 7,500 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि इंजर हो गए, किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए, वो अपने घर वालों के ऊपर बर्डन बन गए, मतलब बिना किसी बात के। क्यों? क्योंकि दारू का मजा लेना था। सबसे बड़ी बात तो यह कि दारू पीने लायक चीज होती नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को इसको पीना है तो अपने घर में बैठकर शांति में पीजिए। इसको पीकर सड़क पे लेकर चलना, खुद तो मरेगा इंसान और सामने वाले को मारेगा। अभी जो ये लड़की के साथ में इंसिडेंट हो उसमें ये बात बताई जा रही है कि उस लड़की को बेसिकली जो घसीटा गया वो सारे के सारे दारू पिए हुए थे वहां पर। ये सिचुएशन यहां पर देखने को मिली। तो पब्लिक स्पेस में जब ऐसी चीजें हो चुकी है, इतना सबसे बड़ी खतरनाक चीज क्या है अब आप लोग ये सोचें यहां पर। अभी एक कुछ ऐसे इंसिडेंट मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि और अच्छे से आप लोग यहां पर कनेक्ट कर पाएंगे। अगर बात करूंगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। ये वो गोल हैं जो कि दुनिया को एक अच्छी दुनिया बनाने की गारंटी लेते हैं, यानी कि हम दुनिया सुधारेंगे। इसमें गोल नंबर 3 जो है वो हेल्थ के बारे में बात करते हैं। और जब इस हेल्थ के अंदर आप लोग जाएंगे तो यहां पर आप लोग देखते हैं रिड्यूस डेथ एंड इंजरीज ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। इसके ऊपर प्रॉपर एक गोल के अंदर पार्ट दे रखा है इन्होंने भी। इनको पता है कि क्या हरकतें देखने को मिलती हैं। कोई दारू पीकर गाड़ी चलाता है तो कोई कंडीशन देखने को मिलती है, तो इसकी वजह से कितने सारे लोगों की जान जाती है। अब आप लोग यहां पर एक बात और समझिए, जो मैं आप लोगों को एक छोटी सी कुछ गहरी बात बताने जा रहा हूं थोड़ा सा, जिसके साथ में आप लोग कोरिलेट कर पाएंगे। एक है मेल जो कि अपने काम पर जाता है, ठीक है, और एक है फीमेल जो कि अपने काम पर जाती है। तो अगर बात करें यहां पर एक एनालिसिस निकल कर आया, हमारे देश के अंदर में जो मेल है वो मैक्सिमम या तो अपनी बाइक से जाता है काम पर, ठीक है, मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतना यूज नहीं करता है जितनी फीमेल यूज करती है। यानी कि अगर मेल जो है वो 27% यूज करे तो फीमेल जो है लगभग 40 से 45% या फिर 50% जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती है। तो सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये होगी कि हमारे देश में अगर चाहते हैं आप लोग, अगर एक्सीडेंट कम हो, लोग सड़कों पर अपनी बाइक लेकर न निकले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो है वो फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों को फोर्स करता है कि वो अपना व्हीकल लेकर चले।
अगर लोग जो है वो अपना व्हीकल लेकर चलेंगे तो इसकी वजह से एक्सीडेंट बनने के चांसेस हो जाते हैं। और इसी की वजह से बोला गया कि मैक्सिमम ज़्यादातर जब भी एक्सीडेंट होते हैं तो फीमेल की डेथ जो होती है, यानी कि महिलाओं की डेथ जो होती है वो काफ़ी कम होती है। मैक्सिमम मेल की डेथ होती है, और वो होते हैं जो कि काम पर जा रहे होते हैं या काम से आ रहे होते हैं। यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर होगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सुधर जाएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर होगा तो जो महिला कहीं पर अकेले दुकेले अगर जा रही है, एक तरीके से उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, अपनी स्कूटी पे जा रही है, कुछ और दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, तो वहां पर बहुत सारे इशू देखने को मिलते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर जाएगा तो इंसान सेफ रहेगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग जो होंगे वो इर्द गिर्द वाले आसपास में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी है उसकी फैसिलिटी और घर के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो स्ट्रीट के अंदर अगर बात करें आप लोग, ये देखिए एक सड़क है, उसके आसपास में यहाँ पर मॉल है, कहीं पर छोटी छोटी शॉप बनी हुई है, कहीं पर कोई ठेले वाले खड़े हुए हैं, कहीं पर कैफे हैं, कहीं पर कोई और आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारे सर्विलेंस है, कोई पुलिस की वैन खड़ी हुई है। उस एरिया में एक्सीडेंट और उस एरिया में रेप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर एक गुमनाम सड़क पर अगर कोई है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने एक वीडियो शेयर की थी टेलीग्राम पर, किस किस ने देखी वो वीडियो में ये दिखाया गया है कि अगर एक गुमनाम सड़क पे जा रही है तो अक्सर लड़की जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। लड़के तो घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर लड़की को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी है भी है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं एक ढांचा बनाना पड़ेगा, खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा डेवलप करना पड़ेगा। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं तो कुछ इस तरीके से सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा ताकि फीमेल यहाँ पर सेफ रहें और सही तरीके से चीज़ों को लेकर चला जा सके। अभी एक काफ़ी बड़ा एक स्टडी की गई थी हमारे देश के अंदर में, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यह है विश्वसनीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कहाँ पर है? नागपुर के अंदर में। अब नागपुर कहाँ पर है ये मत पूछना, ये आप लोग बता दो, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या किया गया, क्रैश बैरियर जो है वो बोला जा रहा है कि हम लोग अब तक किस चीज़ के बना रहे थे, हम लोग स्टील वगैरह के बना रहे थे। यानी कि अगर ये क्रैश बैरियर है, कल को कोई गाड़ी आ रही है और यहाँ पर टकराती है तो उसकी वजह से क्या दिक्कत होती है, वो वैसे इंसान मरे या ना मरे, पर लेकिन जो ये बना होता है ना लोहे का या फिर स्टील का जो भी बनाते हैं यहाँ पर, उसमें लगने से इंसान की जरूर डेथ हो जाती है। तो बोला गया कि कम से कम ये जो ऐसा होना चाहिए ताकि इसमें लगे तो गाड़ी को जो है ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे और इंसान को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे, तो क्यों ना इसको बेम्बो या फिर कोयर का बनाया जाए, यानी कि एक तरीके से बांस का या फिर जो नहीं नारियल में से जो निकाल कर तोड़कर जो बनाई जाती है चीजें, तो उसका बनाया जाए। तो इससे क्या होगा, इससे लचीला रहेगा, टूटेगा भी नहीं, और कोई एक्सीडेंट अगर होगा तो जैसे नहीं आप लोगों ने देखा होगा जो एक तरीके से कि एक झटका नहीं लगेगा पीछे को, ठीक है। जो लचीली चीज होती है वहां पर झटका नहीं लगता है। झटका कहां पर लगेगा, एकदम टाइट अगर हो कुछ वहां पर दीवार है तो उसमें ठोकेगा एकदम जाकर, वो कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इससे भी बहुत सारे लोगों की जान बच जाती है। ये बात बोलेगी कि ये अगर नोटिस किया जाए जहां जहां पर ब्लैक स्पॉट है और वहां पर हम लोग इन चीजों को देखें तो काफी अच्छा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर अभी बात करें तो बोला गया था करंटली इंडिया जो है ऐसे प्रोजेक्ट में इंगेज है कि वो यहाँ पर जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट है वहाँ पर हाईवे के ऊपर में बहुत सारी चीज़ें सुधार रहे हैं, और लगभग 14,000 करोड़ रुपए एशियन डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक जो है वो इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप लोग मेटल का या फिर किसी चीज का ये ऐसा सिस्टम यूज करते हो तो यहाँ पर 2,000 रुपए पर मीटर पड़ता है वो, यानी कि इतना महंगा पड़ता है। और उसी को अगर हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा बांस वगैरह और ये सब चीजों का बनाकर, तो यहाँ पर अराउंड 5% कॉस्ट आएगी, जो भी एंटायर बजट है यहाँ पर आप लोगों का हाईवे का, और यहाँ पर ह्यूज कॉस्ट आती है, यानी कि आप लोगों का पैसा भी यहाँ पर कम हो जाएगा। तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात होगी यार ये तो। यानी कि अगर कुछ ऐसी चीजें लगा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज तो यहां पर ये होगी कि एक्सीडेंट की वजह से नुकसान कम होगा, इंसान की डेथ नहीं होगी, और ऊपर से पैसा भी कम खर्च हो रहा है। तो इसके ऊपर स्टडी करने के लिए यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट जो था इसने यहाँ पर ये बातें की थी, और उसको हम लोग अभी यहाँ पर आगे लेकर चल रहे हैं ताकि जो भी रोड के एक्सीडेंट की वजह से जो दिक्कतें देखने को मिलती हैं उनको कम किया जा सके। तो अपने ही आप में काफी बड़ी बात है। आजकल ना लोगों को गेम खेलने के बड़े शौक हो गए हैं, और गेम में गाड़ी दौड़ाना, वो सारी चीज़ें, मूवीज देखना, ऐसे फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप में, अपने देश में धूम टाइप में। तो इसकी वजह से लोग जो है वो आपस से बाहर रहते हैं, और 90% जो डेथ होती है रोड एक्सीडेंट में वो इन चीज़ों की वजह से होती है। ये तो बहुत ही तेज चला रहा है, किसी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, या फिर भाई साहब अलग ही लेवल पे ना एक तरीके से कट मार दिया कहीं पर एक फास्ट तरीके से अपने आप को। तो ये 90% यानी कि जो लोगों की डेथ हो रही है ना, 90% लोगों की डेथ जो हो रही है वो लापरवाही से हो रही है, यानी कि ये वो डेथ है जिनको बचाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई दी। लगभग 2% जो है वो दारू पीने वाले लोग हैं, जिसकी वजह से वो सड़क पर लोगों को मारते हैं और अपना भी मरते हैं।
वर्ल्ड बैंक का डेटा 2019 का अगर आप लोग देखोगे तो ये मुझे कहीं ना कहीं अंदर से एक तरीके से ना, मुझे वो नहीं कहते, एक तरह से शर्म आने लगी कि इंडिया की रैंक पहली है भाई साहब। ऐसी जगह जब पहली रैंक आती है ना, मतलब अंदर से दिखता है कि आखिर क्यों। तो यहाँ पर टॉप 20 कंट्री में हम लोग पहली पर बैठे हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं। और किसकी वजह से? घर से चल देंगे साफ ज़्यादा, ना सर पे हेलमेट लगाते हैं, चल देते हैं। ऐसा लगता है कि यमराज जो है इनके फूफा हैं, लेकर ही नहीं जाएंगे इनको। पता चला जरा सी देना, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए हो, और दुनिया जो है ढूंढती रह जाएगी कि कोई इंसान हुआ करता था ऐसा। था लग जाएगा 1 मिनट में, जरा सी देर में। तो कम से कम एटलीस्ट हेलमेट लेकर चला करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ पर किस तरीके से चोट लग जाए, क्या फिसल जाए। अभी एक इंसिडेंट है, मेरे गाँव का ही है। एक लड़का है, वो आर्मी में है। अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई थी और एक छोटा बच्चा भी है उसका। और इसी के साथ में शादी में गया होता, छुट्टी पे आया होता आर्मी से। भाई साहब सर ना आधा खुल गया है, जबड़ा टूट गया है, मतलब सर पे हेलमेट नहीं था। और मतलब क्या हुआ कि फिसल गई बाइक और सर जो है सीधा टेम्पो में जाके लगा। तो अभी पूछ रहा था, मैं भी जैसे बात करता हूँ ना घर पे, तो मैं मम्मी पापा से जब भी बात करता हूँ तो मैं पूछ लेता हूँ, मैंने कहा अब उसकी तबीयत कैसी है। तो पापा बोले कि तबीयत की मतलब ऐसा है कि कहानी खराब हो रखी है। ठीक है, किसकी वजह से? ओनली अगर हेलमेट होता सर पे तो ये सोचो कि मान लो हाथ टूट गया, पैर टूट गया, चल जाता है एक बार को, इंसान जो है उठकर चल लेगा, बिना हाथ पैर के आदमी भी अच्छे से जिंदा रह लेते, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन सोचो कि सर फट गया है और एक तरीके से मुंह आधा फटा पड़ा है, बिल्कुल ऐसा पड़ा है, क्यों नहीं कहते तरबूज खिल गया पूरा, एक तरीके से वो वाली बात होगी। तो वो इंसान जो है वो चाहकर भी जिंदगी नहीं जी पाएगा। सर में चोट लगने का मतलब समझ रहे हो आप लोग? अगर बॉडी किसी भी पार्ट में चोट लग जाएगी, इंसान जिंदा रह लेगा, पर लेकिन सर में अगर लग गई ना भाई साहब, वो इंसान की कहानी खराब हो जाती है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से, दोनों हाथ पैर जोड़कर, कि कम से कम हेलमेट लगाकर घर से चला करो। ठीक है, अपनी ये बात हमेशा ध्यान रखना। चाहे थोड़ी डिस्टेंस पे जाए अपना, मार्केट में चाहे 2 किलोमीटर जा रहे हैं, पर हेलमेट लगा के जाना है। क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है वो ये नहीं देखता कि आप लोग 1 मिनट के लिए आए हो, 2 मिनट के लिए, अरे यहाँ पर तो जा रहे हैं 2 मिनट में, क्या हेलमेट उठाना। तो ये ऐसी हीरोगिरी मत किया करो। ठीक है, हमारे देश में रीजन क्या है? एक तो ढांचा नहीं है ढंग से, पुअर रोड डिजाइन, सड़क कोई इंजीनियरिंग लेवल का ही नहीं है। ठीक है, देखते हैं मनीष साहब को, वो बढ़ाते हैं, ये देखो हमारे बिहार के इंजीनियर। ठीक है, तो वही चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कंडीशन ये है कि इंजीनियर साहब जो हैं इस तरह की कारागिरी करते हैं जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। ओवर स्पीडिंग, ये सारी शराब पीकर चलाना, बिना हेलमेट के चलाना, ये फालतू में ही एक्स्ट्रा लोगों की जान लेकर चला जाता है। डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल कान पे लगा लिया और गाड़ी चला रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि मोबाइल अगर आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोन कोई कॉल आ रहा है, तो साइड में गाड़ी लगा लो जरा सा चल के, कहीं नहीं भाग रही है भाई साहब, 2 मिनट लेट हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ रहा है, फोन कट जाएगा, जियो है, आज के डेट में कितनी कॉल कर लो कोई नहीं पूछ रहा आप लोगों से। पर कम से कम डिस्ट्रैक्ट से बचना सीखो। डिस्ट्रैक्शन अगर हुआ तो नहीं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, 2 मिनट में पलट जाएगी। और फिर एक झपकी तो लगी है इस भाई साहब की और कहानी खराब हो गई, जरा जरा से बच गए, समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर। तो ऐसी झपकी जो है उड़ा देती है इंसान को। ओवरलोडिंग करके चलते हैं कोस्ट बचाने के लिए, कई बार इसकी वजह से कई सारे ट्रक उल्टे पड़े रहते हैं सड़क पे ऊपर, देखा होगा, खासकर जब गन्ने का ड्यूरेशन रहता है ना, उस टाइम पर देखा करो कहानी क्या रहती है, मतलब पूरी रोड जाम पड़ी हुई है, एक अलग ही लेवल का रहता है। इसी के चलते यहाँ पर वीक जो है, एक तरीके से वीक व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड हमारे देश में ना, आज के डेट में गाड़ियां नहीं है, ताबूत हैं, एक कोफिन में बैठ के घूम रहे हैं, ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं भाई साहब, उनमें अगर कोई स्कूटर भी टक्कर मार दे तो स्कूटर उसके अंदर घुस जाता है आधा, ऐसी ऐसी कंडीशन है। पुराने नहीं बजाज के स्कूटर आते थे, वो भी इनसे ज़्यादा ताकतवर है। ऐसे ढांचे बना के रख दिए, क्यों? क्योंकि बस लोगों को गाड़ी चाहिए, गाड़ी की फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर इम्पैक्ट क्रैश टेस्ट जो है हमारे कंट्री के अंदर में वो अप टू द मार्क नहीं है। आप लोगों को पता है कि अगर बात करें आज के डेट में लोग जो है मर्सिडीज या BMW में क्यों घूमते हैं, उसके बहुत बड़ा पीछे रीज़न ये भी है कि एक सेफ्टी मिलती है उन गाड़ियों में बैठकर। जो खासकर जो पर्सनैलिटी है, जो भी बड़ी बड़ी आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर वो इन गाड़ी में घूमती है क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी मिलती है। तो इससे क्या रहता है? इससे रहता है कि इंसान कम से कम पैसा लगा रहा है तो कम से कम ये होता है कि जिंदा रहेगा। रोल्स रॉयस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो एक ऐसी गाड़ी है जो कि मोस्ट सिक्योर गाड़ी मानी जाती है अगर उसके बारे में आप लोग बात करें। तो ये जो है लोग इसलिए नहीं खरीदते, दिखाने वाला तो एक अलग चीज़ होगी कि लोग दिखा रहे हैं। आधे लोग ये कहते हैं कि आईफोन खरीद रखा है, आईफोन दिखाता घूम रहा है। मतलब एक इंसान खेत में जा रहा है, वो आईफोन लेके जा रहा है, ठीक है, क्यों भाई? अरे भाई इसको देख के ना स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। आईफोन जो है उन लोगों के लिए है जिसका डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता है, खासकर उस इंसान के लिए जो कोई कहीं ना ऐसी जगह काम कर रहा है, कोई ऑनलाइन कुछ काम कर रहा है, समझ में आता है, ठीक है, कि हाँ यार पता चला हैक कर लिया किसी ने, वहाँ पे समझ में आता है। तो उन लोगों के लिए आईफोन है। तुम खेत में जा रहे हो, तुमको क्या मतलब, समझ रहे हो आप लोग? ये तो ये लोगों को दिखाने की चीज़ें हो गई हैं आज की डेट में। ये अभी मैं एक तरीके से ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं तो ये क्या होगी, मतलब कोई गाड़ी लेके चला है, मर्सिडीज लेके, वो क्या कर रहा है, खेतों में जा रहा है मर्सिडीज लेके, ठीक है
हमारे कंट्री में ना अलग ही लेवल की चीज़ देखने को मिलती है कई जगह आप लोगों को। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट जहाँ है वो असलियत में देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाए। एक और छोटी सी बात बता दूँ आप लोगों को, हमारी जो कंडीशन क्या है, और ये चीज़ आप लोगों ने फील भी की होगी। कई सारे लोग तो मजबूरी में रहते हैं। जब स्टार्टिंग में बचपन में नहीं होता है, जब बच्चे साइकिल चला रहे होते हैं, साइकिल की तरफ को देखते हैं कि साइकिल मिलेगी, उस टाइम पे साइकिल नहीं मिलती है। थोड़े से फिर आगे चले, जब यहाँ पर जब साथ के बच्चे जो हैं वो बाइक स्कूटर खरीद रहे होते हैं, तब हमको साइकिल मिलती है, उस टाइम पर साइकिल चलाने में शर्म आती है, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे चले ज़िंदगी में, वो साथ वाले जो है गाड़ी खरीद रहे हैं, हम लोग उस टाइम पर मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर खरीद रहे हैं, फिर ज़िंदगी में शर्म आ रही है। तो ज़िंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको कुछ तो माहौल और कुछ उनकी खुद की जो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, जो अपने काम पर ढंग के फोकस ना करें, ऐसी ज़िंदगी चलती रहती है कि बस आधी अधूरी चलती रहती है। मेहनत कर कर एक बार अपनी चीज़ों को अचीव कर लो और शानदार तरीके से अपने गोल को अचीव करके और फिर लाइफ को एंजॉय करो। वो वाली ज़िंदगी होती है, उसमें आता है मज़ा ज़िंदगी जीने में। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि अपनी लाइफ पे प्रोडक्टिव तरीके से फोकस करो। अगर कल को चलकर आप लोग भी अपनी फैमिली को मर्सिडीज़ में या BMW में बैठा कर घुमा रहे हो, तो उसमें क्या दिक्कत है। अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को एक अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करा रहे हो, एक अच्छे घर में आप लोग उनको बेसिकली रहने के लिए दे रहे हो। माँ बाप का बुढ़ापा सुधर जाए कि हाँ ऐसा बच्चा पैदा किया, शानदार तरीके उनकी ज़िंदगी जी रहे हो, उनकी मस्त लाइफ है। सर्दियों में इतनी सर्दी पड़ती है तो उनको प्रॉपर एक हीटर वाला रूम मिला है, गर्मियों में इतनी गर्मी पड़ती है तो उनको AC मिली हुई है। तो ये फैसिलिटी अगर दी जाए तो अपने पेरेंट्स को क्या दिक्कत है उसमें। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मेहनत करने में, अपनी मेहनत की कमाई खाने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सोचा करो। और ये ज़िंदगी आप लोग अगर एक बार को जीना सीखोगे ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और कॉन्टिन्यूस लगना पड़ता है। तो अगर इस तरीके से सोचोगे तो मन में काम करने का भी मन बनेगा। जो कहते हैं ना कि हाँ ठीक है पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वो हटेगा। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस रहती है बहुत सारे लोगों को। सेफ्टी फीचर क्या क्या है, हेलमेट लगा लेंगे, उसकी हेलमेट की जो ऊपर से नहीं वो पेटी होती है उसको बंद ही नहीं करते हैं। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी यहाँ पर। इसके बारे में लिखने के लिए क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया जाएगा, इसीलिए इतने डिटेल में ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि हमारे देश के अंदर में अगर रोड एक्सीडेंट को कम करना है तो किन लेवल पर काम करना पड़ेगा। तो इसलिए भी ये पॉइंट जो है इतना डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात कराएं तो ब्रासिला डिक्लेरेशन है 2015 का, इसके द्वारा ही बोला है कि भाई साहब कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, और इंडिया सिग्नेटरी है। इसके बाद भी हमारे देश में चीज़ें हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मैंने आप लोगों को बता दिया। टारगेट है कि किस तरीके से रोड एक्सीडेंट को आधा करना है 2030 तक का। हो पाएगा बताइए आप लोग, यस या फिर नो। ये तो हरकतें हैं इंसान की, आदतें सुधरेंगे तो कल को हो जाए, और आदतें नहीं सुधरेंगी तो भाई साहब 7 जन्म लग जाए। अगर बात करें यहाँ पर रोड सेफ्टी के बारे में, तो यहाँ पर 2011 से लेके 20 तक का बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है, और इसको डिकेड के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि रोड पे सेफ्टी बनाए रखें। UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के बारे में बात की जाती है, ये सेलिब्रेट किया गया था 2019 में। इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है कि कितनी सेफ है रोड यहाँ पर। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके ऊपर काम किए जाते हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग को देखना पड़ेगा, तब सॉल्यूशन निकलेंगे। इम्पैक्ट पूछने लगे कि रोड एक्सीडेंट से क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। आप लोग खुद सोच लो, एक इंसान है वो कमा रहा था, और वो कमा रहा था अच्छी खासी सैलरी, उसकी सैलरी जो थी मतलब इतनी थी कि वो एक तरीके से अच्छा खासा टैक्स पे कर रहा था। एक फैमिली जो है वो डूब गई और दूसरा गवर्नमेंट को टैक्स पे करने वाला चला गया। तो देश को भी नुकसान है और यहाँ पर घर को भी नुकसान है। और वर्ल्ड बैंक ने जब इसको काउंट किया ना तो आंखें खुली की खुली रह गई। रोड एक्सीडेंट की वजह से जो इंडियन इकोनॉमी को जो कॉस्ट पड़ रहा है वो 3 से लेके 5% GDP का, समझ रहे हो, इतना अगर हेल्थ पे खर्च कर देंगे ना तो भाई साहब हेल्थ की बल्ले बल्ले हो जाएगी। एजुकेशन में डाल देंगे ना तो एजुकेशन में बूम आ जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डाल देंगे ना तो लोग जो है पीछे छूट जाएंगे हमसे, जो हमारे बेसिकली आज के डेट में पैरेलल में भी नहीं आकर खड़े हो पा रहे जिनके हम। तो ये है, इतना पैसा है यहाँ पर ये, और इतना पैसा हमारा कहाँ बर्बाद हो रहा है, ओनली रोड एक्सीडेंट में लोगों की जान जा रही है, उससे हमारे देश की इकोनॉमी को जो नुकसान हो रहा है। सोसाइटी में घर पर बर्डन पड़ गया, जीने लायक सिचुएशन नहीं बची घर वालों की, ये कंडीशन देख सकते हो। तो रोड क्रैश की वजह से यहाँ पर जो ओल्ड रोड जो क्रैश जो डेथ हो रही है उसकी वजह से वनरेबल रोड यूजर काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और पुअर्टी गरीबी और ज्यादा बढ़ रही है। इसकी वजह से सबसे खतरनाक चीज क्या होती है, घर में हस्बैंड था कमाने वाला, उसकी डेथ हो गई, अब वुमेन के ऊपर और कंडीशन यहाँ पर बढ़ गई, सारा बर्डन जो है अब घर उसको थामना है। अब समझो आप लोग यहाँ पर ये सिचुएशन बन जाती है।
वर्ल्ड बैंक ने जब रिपोर्ट डाली यहां पर, तो ये रिपोर्ट का टाइटल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है कि ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज, यानी कि ट्रैफिक में क्रैश होने की वजह से कितने लोग जो हैं वो एक तरीके से विकलांग हो जाते हैं, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, तो कितनी बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी। तो बर्डन पड़ता है इंडियन सोसाइटी पे। तो बोला गया था 50% ऑफ वुमेन वो सीवियरली अफेक्टेड है यहां पर इन चीजों की वजह से, जिसकी वजह से यहां पर इस तरीके की लोगों की डेथ आती है। 40% जो वुमेन है यहां पर वो कहीं ना कहीं अपने वर्किंग पैटर्न को चेंज करना पड़ जाता है। मान लीजिए कोई कहीं काम कर रही है तो उसको उस तरीके से काम को छोड़कर दूसरे काम करने पड़े। क्यों? क्योंकि अब उस कमाई में घर नहीं चलने वाला है। ये चीजें समझो आप लोग। इनकम डिक्लाइन जो है यहां पर अगर बात करें, लो इनकम जो हाउस होल्ड है 56%, मोस्ट ऑफ द सीवियर जो है लो इनकम अर्बन और हाई इनकम अर्बन में अगर आप लोग देखोगे तो अक्सर आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी, जो गरीब तबका है ना सोसाइटी का, उस पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है भाई साहब। एक अमीर तबका है सोसाइटी का, उनका एक्सीडेंट हो गया तो और भी कमाने वाला होगा, कुछ और भी काम चल रहा होगा, कुछ और ही बिजनेस चल रहा होगा, उनकी जिंदगी सर्वाइव कर जाती है। पर एक गरीब की जिंदगी नहीं सर्वाइव करेगी, ये बात ध्यान रखिएगा, उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी बढ़ेगी। इतने सारे मीम्स बने हमारे देश में जब यहाँ पर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट जो एक्ट लेकर आया गया कि भाई साहब जमीन बिक जाएगी अब यहाँ पर अगर कोई आकर जो किसी का चालान कटेगा तो। पर लेकिन कंडीशन क्या है समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर कारनेज रोड एक्ट 2007 का है, कंट्रोल जो नेशनल हाईवे लैंड एंड ट्रैफिक जो एक्ट है 2000 का है। तो ये सारे कानून है हमारे देश में ताकि इन चीज़ों को रोका जा सके। पर लेकिन चीज़ें से फिर बोल रहा हूँ, कानून से नहीं रुकेगी चीज़ें जो है वो हमसे रुकेगी, हम सुधरेंगे तो चीज़ें सुधरेंगी। क्वेश्चन है बड़ा ही साधारण सा, अटेम्प्ट करो इसको और आंसर देना है। वीडियो को पोस्ट कर लो कि ब्रासिला डिक्लेरेशन जो है वो सेकंड ग्लोबल हाईएस्ट लेवल कॉन्फ्रेंस है रोड सेफ्टी के मामले में, जो कि ब्राजील में हुआ। ब्रासिला ब्राजील से रिलेटेड है। यूएन सेफ्टी जो वीक है वो एवरी ईयर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है ताकि रोड सेफ्टी में कोई लीडरशिप निकल कर आ सके। करेक्ट आंसर बताना है 1, 2, बोथ या फिर नन। तो देखता हूं कौन सी आंसर देते हैं। एक और क्वेश्चन यहां पर बोला गया है कि अगर बात करें रेफरेंस टू द रोड एक्सीडेंट इन इंडिया फ्रॉम लास्ट 5 ईयर, तो नंबर ऑफ जो एक्सीडेंट है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट बोला गया कि नंबर ऑफ जो डेथ है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है और डेथ पर 100 जो एक्सीडेंट है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो सही क्या है 1, 2, 2, 3, 1, 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये कहां से आया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां से। ये बता रहा है कि एक्सीडेंट जो है नंबर ऑफ एक्सीडेंट क्या हो रहे हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डेथ जो है अगर आप लोग देखोगे तो ये कभी आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी, कभी घटती नजर आएगी। पर यहां पर अगर पर 100 देखोगे तो ये आप लोगों को मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगी कि पर 100 में कितनी डेथ आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये डेटा सारा एनसीआरबी के द्वारा निकाला गया, जिसको नेशनल क्राइम ऑफ रिकॉर्ड ब्यूरो बोलते हो। तो आंसर जो है वो ए सही हो गया। ठीक है, पहले वाले में क्या है आंसर, ये एवरी 2 ईयर नहीं है, ये एवरी ईयर नहीं है, ये एवरी 2 ईयर है, ताकि रोड सेफ्टी से लोगों को जागरूक कराया जा सके और ऐसी हरकतें न देखने को मिले। ओके, क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये रोड एक्सीडेंट जो है वो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया एंड ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू डिसेबिलिटी बर्डन एंड द हॉस्पिटलाइजेशन। तो डिस्कस करना है कि क्या क्या पैरामीटर हैं जिससे बच सकें। ये आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन है और यही ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं कई बार कि कैसे उससे बचा जा सकता है। तो एक तरीके से आंसर राइटिंग की बात करें चाहे यहां पर बात कर लें तो दोनों का आंसर जो है वो आप लोग को एक ही नजर आएगा। सिस्टमेटिक वे में अगर आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो ये भी समझें कि आप लोग इंटरव्यू की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि डेटा इतना अच्छा आप लोगों के पास में रहता है। ठीक है, तो आंसर कहां लिखना है पता है ना। बहुत सारे बच्चे रेगुलर आंसर लिख रहे हैं, तो यहां पर जाकर आंसर लिखेगा। ये स्टडी लेवल वीर के नाम से आप लोगों को यहां पर ग्रुप देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चे जो आंसर लिख रहे हैं आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से आप लोगों को भी आंसर लिखने हैं। रिव्यू जरूर करना है एटलीस्ट 2 आंसर, तो आप लोगों को मजा आने वाला है फिर। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। कन्फ्यूजन हो तो उसको दूर करिएगा आगे, तो अच्छे से पार्टिसिपेट करना ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ क्या मजा किया, ढंग से आंसर दिया। ठीक है, एक गाना याद आ रहा है मुझे, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। एक टाइम था कि बच्चे हैं बाहर खेला करते थे, घर वाले पकड़ा करते थे। अरे मुझे अभी याद है कि कई बार स्कूल में जा रहे थे तो मतलब ऐसे नहीं, क्रिकेट का मैच हो रहा है तो स्कूल छोड़ के निकल लिए, तो ऐसी ऐसी चीज़ देखने को मिलती थी। मतलब कितना ज़्यादा क्रेज होता था लोगों की बाहर खेलने जाना है। पर आज की डेट में लैपटॉप है और हाथ में बेसिकली रिमोट है और लगे हुए हैं क्या डकाडक करने, यानी कि एक तरीके से अपना कभी पबजी चल रहा है पूरे दिन, मतलब पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो एक नेक्स्ट लेवल का एडिक्शन अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है और इतना ज़्यादा ये एडिक्शन हो चुका है कि सरकार को रूल बनाने पड़ रहे हैं कि इसको रेगुलेट किया जाए। समझ रहे हैं ये कितनी बुरी कंडीशन हो गई है। बिल्कुल ऐसी है, हम लोग बोले कि इस पृथ्वी को सेव करना है हम लोग को। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी जो है बर्बाद होती जा रही है। किसकी वजह से? हमारी वजह से। आप लोगों को पता है
ये पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, अब तक दूसरा ग्रह हम लोग नहीं खोज पाए ऐसा जिसके ऊपर जीवन संभव हो। यानी कि इस पृथ्वी पर हम लोग हैं क्योंकि ये ऐसी है, इस पर जीवन संभव है, और हम लोग उसी को प्रोटेक्ट करने की बात करें। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इतना बर्बाद कर दिया उसको। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि महिला को हम लोग को सेफ्टी देनी है, उसी महिला को हम लोग सेफ्टी देनी है जिस महिला के शरीर में से हम लोग निकले हैं, हम लोग पैदा हुए हैं। मतलब उसी माँ को, उसी बहन को हम लोग को सेफ्टी देनी है। तो आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर कंडीशन क्या चल रही है। इसका मतलब ये कि हम लोग एक कल युग में जी रहे हैं। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो गेम के लिए रेगुलेशन बनाना पड़ गया भाई साहब। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लत लग रही होगी और क्या क्या कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, और सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट डाल रहा होगा, पर्टिकुलर पर्सन पर क्या इंपैक्ट डाल रहा होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गया है। अगर गेम्स के बारे में आप लोगों से बात करूं, अभी फिलहाल गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री है, खासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा ड्राफ्ट रूल निकाला गया और उसने बोला कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड 2021 जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए। उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा ताकि ऑनलाइन जो गेम्स हैं उनको रेगुलेट किया जा सके। तो इसके लिए यहाँ पर सेल्फ रेगुलेटरी जो बोर्ड है उसमें 5 मेंबर जो हैं वो अलग अलग फील्ड के, जैसे गेमिंग हो गया, पब्लिक पॉलिसी हो गया, आईटी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, मेडिसिन हो गया। तो 5 लोग मिलकर यहाँ पर इसके ऊपर काम किए और तब यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आ रही है कि सेल्फ रेगुलेटरी जो बॉडी है वो होनी चाहिए। देखिए है क्या आज के डेट में ये गेम जो है उसमें कई तरह के गेम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ तो ऐसे हैं जो कि इंसान को लत लगी खेले जा रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पबजी वाली कंडीशन, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिसमें पैसा मिल रहा है और सट्टेबाजी स्टार्ट हो गई, सट्टा बाजार चल गया है। तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों को रम्मी वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं और अलग अलग पर्सनैलिटी इनका प्रमोशन भी कर रहे हैं। सबसे खतरनाक चीज़ तो ये है। तो इस तरीके की चीज़ों को अगर बात करें तो इनको भी आप लोग अलग देख सकते हैं। एक तो है कि गेम ऑफ चांस है, जैसे लूडो आप लोग खेलते हैं, ठीक है। इतनी लत लग जाती है लोगों को, मतलब है कुछ नहीं उसमें, क्या करने हैं बस लूडो खेल रहे हैं। तो उसमें गेम ऑफ चांसेस में कोई टैलेंट नहीं है कि आप लोगों ने कुछ नया सीख लिया, आप लोग टैलेंटेड बन गए भाई साहब कि अब आप लोगों का मजे आ जाएगा, ठीक है। रुक जाओ मैं पैर ऊपर कर लूँ थोड़े से फिर कहोगे कि माइक से पीछे चले गए। ठंड बढ़ा दी आप लोगों ने और सुबह सुबह तो बिल्कुल काम ही पूरा रहता है। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि गेम ऑफ चांस जो रहता है एक तरीके से वो ऐसा गेम है जिसमें चांस की बात की जा रही है, ठीक है। तो एक तरीके से उसमें टैलेंट कोई यूज हो ही नहीं रहा है, और टैलेंट यूज नहीं हो रहा है तो एक तरीके से टाइम पास हो रहा है, ऐसा बोल सकते हो। दूसरा है गेम ऑफ स्किल, जिसमें आप लोग की स्किल जो है वो दिखाई पड़ रही है। मतलब कि जैसे कि आप लोग क्या खेलने बैठ जाओ, कुछ भी एक अच्छा जिसमें आप लोगों का थोड़ा सा स्किल लगे, और वो स्किल कैसे जैसे कि अगर आज की डेट में आप लोग खेलने बैठ जाते हैं कैरम, तो कैरम भी एक तरीके की स्किल है। उसमें ऐसा नहीं कि बस आप लोगों ने वो उसमें उसके ऊपर वहाँ पर जो एक तरीके से ना गोटी फेंक दे वो अपने आप चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो वहाँ पर स्किल आती है तो आप लोग काम कर पाओगे। तो एक गेम ऑफ स्किल जो है वो फिर भी अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए, पर गेम ऑफ चांस जो है वो तो सट्टे बाजारी के रीजन बन जाते हैं कई बार। ये काफ़ी बड़ी खतरनाक चीज़ देखने को मिलती है। रिसेंटली अभी चाइना के अंदर बहुत सारी रूल और रेगुलेशन लेकर आए गए कि बच्चों को जो है पूरे दिन में इतने ही घंटे खेलने देना है, वीकेंड में थोड़ा सा ज़्यादा खेलने देना है। तो पूरी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है क्योंकि इसकी वजह से जो यूथ जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, इंडायरेक्ट में बोला जाए तो ये देश का फ्यूचर यानी कि देश का भविष्य जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। अगर गेम्स के बारे में बात करें, आप लोगों से पूछो आप लोगों का सबसे फेवरेट गेम कौन सा है, तो आप लोग बताइए। इंडोर में बताना है और आउटडोर में बताना है। और इसी के साथ में अगर बात करें तो ये जो गेम्स हैं इन ये कितना टाइम आप लोग इनके ऊपर बिताते हो। आज के दिन में बहुत सारे बच्चों को लत रहती है इसकी। तो कंडीशन ये है कि कैसे इस लत से छूटना है, क्योंकि अगर ये लत नहीं छूटी तो ये कहीं ना कहीं इंसान का फ्यूचर भी बर्बाद करती है। और इसी के साथ में कंडीशन जो है प्रेजेंट टाइम की तो ख़राब हो ही जाती है, यानी गालियाँ झेलनी पड़ती है दबा के, कुछ नहीं करता पूरे दिन पड़ा रहता है, ये मोबाइल में घुसा रहता है। तो ये वाली कंडीशन देखने को मिले, खाना खा रहा है तो मोबाइल लेके घूम रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इनको प्रॉपर रेगुलेट किया जा सके। इसीलिए भारत में ऑनलाइन गेमिंग को द्वारा जो भी आज के डेट में जो चुनौतियां हैं उसका विश्लेषण करने के लिए मैंने क्वेश्चन भी दिया और ये आप लोगों से इंटरव्यू पूछ सकते हैं। चुनौतियां क्या है? ऐसे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले कि बच्चों ने अपने माँ बाप के पैसे चुराकर बेसिकली यहाँ पर गेम के अंदर लगाए हैं। इवन ऐसे भी इंसिडेंट निकल कर आए कि एक बच्चे ने अपनी माँ को ही गोली मार दी। तो ये सिचुएशन आप लोग समझिए कितनी एक्सट्रीम लेवल की कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, ओनली किसकी वजह से? ऑनलाइन गेम्स की वजह से। तो रेगुलेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अब आप लोग बता दो। देखिए ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट का मतलब होता है कि अभी ये बेसिकली प्रॉपर फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचा है। तो इसमें सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, ड्यू डिलिजेंस रहेगा कि किस तरीके से यहाँ पर ऑनलाइन जो गेम चल रहे हैं उसमें सट्टेबाजारी नहीं हो, उसको रोका जाए।
विड्रॉल ऑफ द फंड के बारे में, रिफंड के बारे में बात की जा रही है। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड जो यहाँ पर साइंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ में। इसी के साथ में ऑनलाइन गेमिंग में सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी कंप्लेंट रिड्रेसल, इसी के साथ में रिस्ट्रिक्शन किस तरीके से बैटिंग के ऊपर लगानी है, और यहाँ पर रैंडम जो भी यहाँ पर जनरेशन ऑफ सर्टिफिकेट वगैरह ये सब चीज़ें जो देखने को मिलती हैं उसके ऊपर फोकस किया जाए कि कैसे चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में लेकर चलना है ताकि चीज़ों को सिक्योर या फिर इंश्योर किया जा सके। जैसे कि कैफ़े में आप लोग जाते हो तो कैफ़े में जाते आप लोग का प्रॉपर वहाँ पर आईडी मांगी जाती है। तो ऑनलाइन किस तरीके से कोई गेम खेल रहा है, उसकी एज क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उसके लिए आईडी मांगी जाए और चीज़ों को ढंग से लेकर चला जाए तो कैसा है। सेफ्टी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि गेमर आज के डेट में बहुत सारी आप लोगों को लड़कियां भी देखने को मिलेगी। लगभग 40 से 50% यहाँ पर लड़कियां हैं जो कि आज के डेट में काफ़ी लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो एक गेम जो है वो सेफ ऑनलाइन सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एक ग्रेट फर्स्ट स्टेप है कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन ऑनलाइन को, तो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर क्योंकि आने वाले टाइम पे बोला जा रहा है कि 5 बिलियन की ये एक तरीके से गेमिंग इंडस्ट्री होगी, ओनली इंडिया के अंदर में बात की जा रही है। तो सोचो कितना फायदा यहाँ पर होगा अगर इसको रेगुलेट किया जाए, इसको सिस्टमेटिक वे में गवर्नमेंट लेकर चले। इसी के साथ में यहाँ पर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ से यहाँ पर बढ़ रही है 38% इन इंडिया बिटवीन 2017 टू 20 और अपोज टू 8% इन चाइना और 10% इन यूएसए। मतलब हमारे देश में जो ये इंडस्ट्री बढ़ रही है ना, जो पागलपन लोगों का बढ़ रहा है गेम को लेकर, वो नेक्स्ट लेवल का है भाई साहब। ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर 15% जो है वो रेवेन्यू रीच करेगा 153 बिलियन रेवेन्यू आने वाले टाइम में। ये रिपोर्ट भी यहाँ पर कई सारी जगह से निकल कर आ रही है, जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है वीसी फिल्म जिसका नाम है यहाँ पर सीक्विया, इसके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई है। तो ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ये कई सारे चैलेंजेज हैं, ये कई सारे चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो ये बातें यहाँ पर इस आर्टिकल में बोली गई है। तो गेमिंग के बारे में अगर बात करें यहाँ पर तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आप लोग जो भी गेम खेलते हैं उसके लिए टाइम सेट कर लो और उसके अलावा कोशिश करो कि उसके अंदर एंट्री नहीं करनी है। इससे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सुधरती नजर आएंगी, वरना टाइम जो है वो इतना बर्बाद होगा कि पता भी नहीं चलेगा और ऊपर से ये लगेगा कि यार फिर फालतू में फ्रस्ट्रेशन होता है कि सारा टाइम बर्बाद कर दिया। तो इस तरीके से आप लोगों को बैलेंस बनाकर लाइफ में चलना है। तो बैलेंस डाइट जैसे अपनी है ऐसे ही बैलेंस लाइफ होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। तभी रिजल्ट शानदार आएगा, वरना तो सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी रहेंगी। आज तक नहीं चेंज हुई है, आगे कैसे होगी अगर आप लोग एफर्ट नहीं डालोगे। तो एफर्ट डालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी इसको मैनेज करने वाला है और अच्छे से लेकर चलना चीज़ों को। नेक्स्ट जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को हो जाएगा जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर भी। गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर साइंस एंड टेक के अंदर भी आप लोग नॉर्मली इसको बोल सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसा पोर्शन है जिससे ऑलरेडी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, टॉपिक भी डिटेल में डिस्कस करूंगा और इसके साथ में जो भी जहां पर भी डाउट होगा वो आप लोग पूछना ताकि आगे कोई भी डाउट आप लोगों को न रहे। बात की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसको डीबीटी आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा इशू किए गए गाइडलाइन ताकि आने वाले टाइम में अगर कोई रिसर्च करना चाहता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी कि जीएम क्रॉप्स के लिए तो आसानी से कर सके, उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिले। यानी कि एक तरीके से जीएम क्रॉप में अगर कोई रिसर्च या स्टडी करना चाहता है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रही है ताकि हमारे देश में भी चीज़ें जो है वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सके बिना किसी टेंशन के। पहले कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ। आखिर यहाँ पर ये जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी होती है इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, या फिर हम लोग जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो बनाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसके बारे में अगर आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर बच्चा है, उसको कोई पर्टिकुलर बीमारी होगी और वही बीमारी जो थी उसके माँ बाप को थी। इस बच्चे को ये बीमारी होगी, आगे ये बच्चा बढ़ा और बढ़ने के बाद में इसकी शादी हुई, इसके खुद के बच्चे हुए और वो बीमारी जो है इसके बच्चों को भी ट्रांसफर हो गई। सेम पैटर्न आगे देखने को मिला, ये बढ़ा, इसके बच्चे पैदा हुए, वो सेम बीमारी बच्चों को ट्रांसफर होगी। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक जेनेटिक डिजीज जिसको आप लोग बोलते हो, यानी कि ये दर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आगे बढ़ती रहती है। अगर इसका इलाज नहीं किया तो ये ऐसी बढ़ती चली जाएगी और ये पीढ़ी दर पीढ़ी को बर्बाद करती चली जाएगी अगर ये कोई खतरनाक बीमारी रही तो इसके ऊपर रोक लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए तो ये जरूरी है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, आज की डेट में आप लोगों को पता है कि पॉपुलेशन जो है वो दुनिया की बढ़ती हुई जा रही है। हमारे अकेले देश में आप लोगों को लगभग 130 करोड़ के करीब लोग देखने को मिल जाएंगे। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि पूरी दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पर लेकिन हमारे पास में जमीन उतनी की उतनी है, पृथ्वी एक ही है, उतनी की उतनी रहने वाली है। तो पहले जितनी हम लोग यहाँ पर गेहूं साग सब्जी जो उगाते थे
वो वहाँ पर काफ़ी ठीक से हम लोग यूटिलाइज कर पाते थे, काम चल जाता था। पर पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है तो कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, कहीं बिल्डिंग बना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो इसी तरीके से कम जमीन में ही ज़्यादा पैदावार अगर करनी है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का वर्जन निकल के आया कि कम एरिया में ही अच्छी पैदावार आप लोग कर सकते हैं। इसी के साथ में उसमें बीमारी भी नहीं लगेगी, वरना पहले बहुत सारी फसल जो थी वो बीमारी की वजह से बर्बाद हो जाती थी। तो ऐसी चीज़ों का इलाज ढूंढने के लिए यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लेकर आए यहाँ पर। अब एक टर्म जो है जिससे क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बन सकते हैं, पहले आप लोग वो समझिए, जिसको आप लोगों को बेसिक चीजें जिसको कहते हैं। डिफरेंस है यहाँ पर दो चीजों में, एक तो बोलते हैं आप लोग जीएम, ठीक है। बेसिकली आप लोगों को मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, एक तो बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया, एक को बोलते हैं जीन एडिटिंग, और यहाँ पर ये हो गया जीन एडिटिंग। तो दोनों में डिफरेंस क्या है अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो बड़ा ही बेसिक सा डिफरेंस है और नाम से भी आप लोग निकाल सकते हैं। इसके अंदर अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एडिट करना है। एडिट मतलब कुछ चीजों को काटो और काट के इसको फेंक दो और फिर यहाँ पर जो है इसको आपस में यानी इसको यहाँ से यहाँ पर जोड़ दो, इसको यानी कि ये हटाओ, इसको डिलीट कर दो और इनको आपस में जोड़ दो। तो ये हो गया जीन एडिटिंग, यानी कि बाहर का कोई भी माल जो है वो इसके अंदर नहीं लगाया गया है, ये जो इसका ही ओरिजिनल कंटेंट रहा है, बाहर से कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। तो डीएनए के अंदर चेंज हो गया, किसी को कोई बीमारी है तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू वो जो बीमारी वाला डीएनए है वो कट कर बाहर निकाल दिया। अब इसी पीढ़ी में ये बीमारी जो है यहीं पर ही रुक जाएगी, आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर ये बीमारी नहीं पहुंचेगी। अगर कोई बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चली हुई आ रही है तो ये आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरा क्या हो गया, दूसरा है जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड का क्या मतलब होता है, यहाँ पर एडिट करना है पर यहाँ पर मॉडिफाइड करने हैं। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली पुरानी बाइक है, आप लोगों को मॉडिफाइड करवानी है तो आप लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा लगवाते होंगे ना, कि हाँ यार ये लाइट लगवा देना, ये गद्दी थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए, हैंडल थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए। गाड़ी भी आप तो आज के में गाड़ी भी मॉडिफाइड करवाते हैं, इंसान अपने थोपड़े को मॉडिफाइड करवा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कई सारी हीरो हीरोइन जो है वो अपने जो लिप्स हैं उनको थोड़ा सा मोटा करा रहे हैं, कोई यहाँ पर अपनी आंखों की भुई को सही करवा रहा है, कोई चेहरे का जो बेसिकली जो देखने का स्ट्रक्चर है उसको चेंज करवा रहा है। तो ये होता है मॉडिफिकेशन, उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को चीजें लगती हुई नजर आएंगी। तो जब यहाँ पर इस चीज को हटाया जाता है और हटाने के बाद में इन दोनों को आपस में नहीं जोड़ा जा रहा है, एक्स्ट्रा चीज लाई जा रही है इसके बीच में, तो उसको आप लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बोल देंगे। तो ये डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसमें कोई बाहर का कोई फॉरेन जीन ऐड किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड में, पर लेकिन इसमें नहीं किया जाता है जीन एडिटिंग में। तो यहां पर ये जो जीन एडिटिंग के लिए लिखा हुआ है यहां पर CRSPR, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, जो कि आप लोगों से मैं डिस्कस भी करूंगा कि ये CRISPR-Cas9 क्या है, यहां पर इसके बारे में पूछा गया था। तो ये एक जीन एडिटिंग कैंची आप लोग बोल सकते हैं। जी हाँ, कैंची का यहां पर आप लोगों ने सिंबल भी देखा होगा, यानी कि एक तरीके से जो जीन एडिट किया जाता है यहां पर जो काटा जाता है, तो ये कैंची इस्तेमाल की जाती है इसको कट करने के लिए। आप लोग इस टेक्नोलॉजी को यहां पर एक कैंची बोल सकते हो, ठीक है। क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड सोट, इसी के साथ में पैलिंड्रोमिक ये है रिपीट्स, तो ये इसका नाम रखा गया है जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, इससे आप लोग बोल सकते हैं। ये काफी ज्यादा इस न्यूज में थी और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात भी करूंगा। इसी का इस्तेमाल करने के लिए हमारी कंट्री में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा अभी अपने रूल रेगुलेशन नोटिफाइड किए गए। जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर सेफ्टी असेसमेंट को ध्यान में रखते हुए जीन एडिटिंग अगर करनी है 2022 में प्लांट्स के अंदर में, तो उसको अलाउ किया जा रहा है और सबके ऊपर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है सब मिलकर यहाँ पर काम करेंगे अच्छे से, सबको यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरीके से मॉडिफाइड देखने को मिलेगा जीन के जो प्लांट्स के अंदर में। तो यहाँ पर पहले एग्जाम्पशन दिया गया है, जो पहले अप्रूवल लेना पड़ता था। वो नहीं मैं बोलने लगूं कि आप लोगों को आंसर राइटिंग ग्रुप में आंसर जाकर लिखने और मेरा अप्रूवल लेना पड़ेगा हर बार, ठीक है। जैसे फेसबुक ग्रुप में होता है, अगर आप लोग अप्रूवल नहीं लेंगे मतलब वहां पर अप्रूवल करना पड़ता है, पर लेकिन टेलीग्राम में अप्रूवल का कोई चक्कर नहीं है, फेसबुक में ऐसा सिस्टम है कि वहां पर अप्रूवल करना पड़ता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये यहां पर जेनेटिक जो इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी थी, इससे यहां पर अप्रूवल लेना पड़ता था अगर कोई भी ऐसा काम करना है। अब वो अप्रूवल हटा दिया गया है। तो गाइडलाइन जो है वो वेरियस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्लांट्स जो कि हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर अगर बात करें तो अलग अलग कैटेगरी प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसके चलते एक साइंटिफिक गाइडलाइन रहेगी जिसके बेस पर यहाँ पर ये अपने काम कर सकते हैं। क्रॉप्स के अंदर यहाँ पर ये चीजें लेकर चल सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, यहाँ पर बेसिकली एक पर्टिकुलर कमेटी के बारे में बताया, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी।
अगर बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी जो है वो कैसी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है? तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कैसी होती है? जो पर्टिकुलर कानून पास कर पार्लियामेंट में बनाई जाती है। तो ये किसके तहत आती है? अब यहां से आप लोगों को क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे किसके अंदर आती है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 1986 का जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंदर यहां पर ये आप लोगों को कमेटी देखने को मिलेगी। इसके बारे में अगर बात करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो अप्रूवल कमेटी होती है, ये बेसिकली रीनेम की गई है। फिलहाल अभी इसका जो नाम है, पहले यहां पर 2010 के बाद में इसको रीनेम किया गया और आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आती है। तो याद रखिएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और ये मिनिस्ट्री अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन में स्टेटमेंट देकर पूछ लिया करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या यहां पर बेसिकली यूज होना है, मैन्युफैक्चर करना है, स्टोर करना है, इंपोर्ट करना है, इनके बारे में सारा ये एक कहानी प्रोवाइड कराती है, यानी कि ये पूरी गाइडलाइन प्रोवाइड कराती है। इसको जो चेयर किया जाता है, कमेटी जो चेयर की जाती है, वो स्पेशल सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर करता है, जो कि एक आईएएस ऑफिसर रहता है। इसी के साथ में जो मेंबर रहते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं अलग अलग एजेंसीज, डिपार्टमेंट और एक तरीके से जो कि मिनिस्ट्री के जो एक तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक, ताकि कोई भी स्टडी की जाए तो वो कोई ऐसा ना बन जाए कि चमत्कार बन गया, बनाना कुछ चाह रहे थे कुछ और बना दिया और उसकी वजह से यहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट यहां पर होनी चाहिए जिसको फॉलो करना है और उसी के पैटर्न को लेकर चलना है। काट पीट तो डाल दिया, पता नहीं कुछ ऐसा तोड़ मोड़ कर जोड़कर कुछ ऐसा बना दिया कि वो भाई साहब यहां पर कुछ और ही बवाल बन गया और फिर उसने सोसाइटी पर इंपैक्ट डालना स्टार्ट कर दिया। तो ये काम नहीं करना है। तो इसलिए यहां पर जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो सिस्टमेटिक वे में फॉलो करके चलना है। यही कहानी को कंप्लीट करने के लिए, इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2020 में नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री में। यहां पर इमैनुअल ये चारपेंटर और जेनिफर डोडेन, ठीक है, डोडेन। तो यहां पर इनको बेसिकली यही जो क्रिस्पर कास9 जो मेथड था जीन एडिटिंग का, इसी को यहां पर प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करने के लिए, इसी को यहां पर यूज करने के लिए, तो यहां पर इसी को डेवलप करने के लिए, ताकि आने वाले टाइम में जीन को मॉडिफाइड कर पुरानी से पुरानी बीमारी को भी यहां पर बेसिकली ठीक किया जा सके। यही सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, तो इसके अंदर यहां पर कट किया, फिर यहां पर इंसर्ट कर दिया डीएनए टेम्पलेट्स। तो ये एडिट करने का प्रोसीजर इनके द्वारा यहां पर और अच्छे से गाइड किया गया। तो नोबेल प्राइज, और मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं एटलीस्ट 2 साल के नोबेल प्राइज आप लोगों को कवर करके जाने हैं। जब भी किसी भी एग्जाम में आप लोग जाते हैं, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो आप लोग का पक्का बन ही जाता है बिना कोई डाउट के। तो 2 कम से कम आप लोग नोबेल प्राइज जरूर कवर करके जाना, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया 2015 में, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ये कॉन्स्टिट्यूट की गई अंडर किसके? बोला जा रहा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो एक्ट है 2006, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 1999, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972। तो आप लोग खुद बता दीजिए यहां पर कि किसके अंदर यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहां पर, और इसी के साथ में आप लोगों को यहां पर यह भी याद रखना है कि मिनिस्ट्री कौन सी है। अगर कोई मिनिस्ट्री आप लोगों से पूछ ले तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये कौन है इसके मिनिस्टर, ये आप लोगों को बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया 2019 में आप लोगों के सामने है यहां पर ये, ठीक है। तो पूछा गया Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन इन न्यूज क्या है? तो अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को यहां पर, ये क्या है बेसिकली एक सीजर है, ठीक है। तो एक मोलिकुलर सीजर है जो कि टारगेट करती है जीन एडिटिंग को। बायोसेंसर है, ठीक है, जीन है जो कि प्लांट्स पेस्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, हर्बिसाइड्स है। तो यहां पर मैंने बताया अभी कैंची है एक तरीके की, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने इसी के बारे में बात की है, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा अगर कल को कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो। एक ही आर्टिकल जो है कई बार वहां पर उस टाइम पर मैंने एडिटोरियल के अंदर भी यहां पर कवर किया था उस टाइम पर, कि हमारी कंट्री में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो यहां पर जीएम मस्टर्ड के ऊपर यहां पर काम कर रही थी और बार बार काफी सारे आर्टिकल यहां पर न्यूज में आ रहे थे। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दी कि इंडियन एग्रीकल्चर जो रिसर्च है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके साथ में मिलकर देखिए यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया उसी के नाम पर, बिल्कुल, ठीक है, कि यहाँ पर हमारी कंट्री में बेसिकली ये मिलकर काम किया गया पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। जबकि यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी थी। तो अगर वो आप लोगों ने सुन रखा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं पता है आप लोगों को यहाँ पर, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर देंगे आराम से, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा न्यूज में आई थी उस टाइम पर। तो इस तरीके से आप लोग अगर रेगुलर डिस्कशन सुनते हैं तो ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं आप लोगों के। आसान सा क्वेश्चन पूछा गया कॉमन सेंस का 2017 में, बोला गया कि यहाँ पर जो जेनोमिक सीक्वेंसिंग बार बार हम लोग बात करें इसके बारे में, तो यहाँ पर ये एग्रीकल्चर के रेफरेंस में न्यूज में भी थी यहाँ पर, तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर, कैसे आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप लोगों को बताना है।
तो यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग जो है उसको यूज किया सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए जेनेटिक मार्कर। डिजीज कोई भी है यहाँ पर, कोई ड्रोथ टोलरेंट कोई क्रॉप आप लोग ला सकते हैं ताकि यहाँ पर सूखा पड़ता है उसमें भी हम लोग खेती कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पर इसको उगा सकते हो, हेल्प करती है टाइम रिड्यूस करने में। और इसी के साथ में कोई भी ऐसा पैथोजन है उसको आप लोग हटा सकते हो, बेसिकली क्रॉप के साथ में उसका रिलेशन खत्म कर सकते हो, कोई भी ऐसा रोगाणु है तो यहाँ पर, तो ये बोला गया है। जी हाँ, सारे के सारी स्टेटमेंट सही है, कोई डाउट ही नहीं है दूर दूर तक भी। तो क्वेश्चन डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर बन सकता है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में बोला जा रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आती है। क्यों? क्योंकि लग रहा है यार बेसिकली कुछ ऐसे ही काम करते होंगे यहाँ पर। तो पहली स्टेटमेंट मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, अगर यही आप लोगों को पता है अकेली तो आप लोग आंसर दे देंगे आराम से। यहाँ पर नहीं, इसके अंदर नहीं आती है भाई साहब, अभी तो बताया आप लोगों को यहाँ पर किसके अंदर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो करती है। और ये जो स्टेटमेंट दे रखी है बाकी की दोनों बिल्कुल सही है यहाँ पर, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में इन चीजों को लेकर नहीं होना चाहिए। अगर कल को क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या क्या चीजें, तो इस तरीके की चीजों को लेकर चलना है। ठीक है, एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रसार भारती। ये क्या काम करती है हमारे देश में? ये काम करती है प्रसारण का, यानी कि कई सारी चीजें जो हैं उनका प्रसारण करती है। तो यहाँ पर जो भी न्यूज़ होती है वो लोगों तक पहुँचाती है, इसीलिए इसको प्रसार भारती इसका नाम दे दिया गया। तो कैबिनेट के द्वारा अभी बहुत ही एक अच्छा काम किया जा रहा है जो अप्रिशिएट करने लायक है, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा कि प्रसार भारती ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कैबिनेट जो है वो इस बात का एक तरीके से इस बात पे लगा हुआ है, इस बात के काम पे लगा हुआ है, जिसमें उसने बोला है कि इसका नेटवर्क बढ़ाया जाएगा। तो लगभग 2,500 करोड़ रुपए जो हैं वो इस पे खर्च किए जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। इससे क्या रहेगा, जैसे लोगों को हाई क्वालिटी कंटेंट बहुत डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑडियंस को यहाँ पर मिल पाएगा, ये याद रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से अपग्रेड करेगा जो कैपेसिटी यहाँ पर डीटीएच की भी, वो भी इसी के साथ में कनेक्टेड है। और याद रखिएगा ऑल इंडिया रेडियो और जो डीडी चैनल है यहाँ पर, ये इसी के साथ में कनेक्टेड है। ये ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा जो यहाँ पर स्कीम है जिसमें BIND, तो सबसे पहले स्कीम याद रखिएगा ये क्या है, ये है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम। तो इसके तहत में यहाँ पर ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि 2025-26 तक का पैसा खर्च करने की बात की जा रही है और ज़्यादा लोगों तक बढ़ाया जाएगा। कवरेज जो है यहाँ पर ये और लोगों को कवर किया जाएगा, जो खासकर AFM जो AIR FM की जो फ्रीक्वेंसी है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, कवर करेगी 80% लोगों को, जो आज के डेट में लगभग 66% लोगों तक पहुँचती है। मतलब कहने का ये है कि आने वाले टाइम में इसको और अच्छे लेवल पर करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे से जरूरत है क्योंकि बिना पैसे के काम नहीं चलेगा, तो इसलिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, ये याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है। और इसका लगभग 8 लाख DD फ्री डिश जो सेटअप बॉक्स जो आप लोग आज के डेट में देखते हैं, और इसी के साथ में बहुत सारे रिमोट एरिया में भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो वाला एरिया है वहाँ पर, जहाँ पर खासकर मॉइस्ट कम्युनिटी रहती है, और बॉर्डर एरिया में भी यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट रहेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी लोगों के साथ में, तो और अच्छी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको कल्चर के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाएगा। जब आप लोग देश का मैप देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली क्या, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जब आप लोग आके यहाँ पर, तो ये आप लोग को हुगली रिवर देखने को मिलेगी। तो हुगली रिवर के पास में यहाँ पर ये है क्या है, इसको बोलते हैं सागर आइलैंड। अगर बात करें हुगली रिवर कहाँ से निकल कर आती है, तो याद रखिएगा गंगा रिवर से ही आप लोग को हुगली रिवर जो है वो निकलती हुई नजर आएगी। इसको आप लोग अंडरस्टैंड अगर थोड़ा सा करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखिए, ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर ऊपर से गंगा रिवर आ रही है। यहाँ पर गंगा रिवर जैसे बांग्लादेश में यहाँ पर घुस जाती है जाकर, ऐसे यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल की तरफ को हुगली रिवर चली जाती है। और इसी हुगली रिवर के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर ये आइलैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि हुगली रिवर के ऊपर जो आइलैंड बना हुआ है, इस आइलैंड के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर मेले के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम भी इस आइलैंड के नाम पर ही रखा गया है, गंगा सागर मेला। तो बड़ी बात है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकते हैं कहाँ पर लोकेटेड है। तो वेस्ट बंगाल के द्वारा अभी बात की जा रही है कि गंगा सागर मेला को नेशनल लेवल का एक तरीके से स्टेटस मिले। ठीक है, तो ये एक काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी पर्सनली, अगर बात करूँ, गंगा सागर मेला जो है वो, ये याद रखिएगा यहाँ पर कि कुंभ मेले के बाद में दूसरा सबसे ऐसे पोजीशन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। यानी कि कुंभ का मेला जो भरता है
उसके बाद में दूसरे सबसे नंबर पे आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे गंगा सागर मेले में वेस्ट बंगाल के अंदर 24 साउथ परगना जो कि पर्टिकुलर एरिया है वहां पर, ठीक है। तो गंगा और जो बे ऑफ बंगाल है वहां पर आप लोगों को नजर आएगा ये। और मकर संक्रांति जो मिड जनवरी, खासकर आप लोग देखते हैं 14-15 तारीख को नॉर्मली संक्रांति पड़ती है, 14 तारीख को, ठीक है। तो उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर गंगा सागर जो है वो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो बे ऑफ बंगाल के अंदर में लगभग 100 किलोमीटर जो एक तरीके से पास में है किसके, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कोलकाता के। तो ये यहाँ पर पर्टिकुलर मेला भरता है। तो कल्चर के रिलेटेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ही हो जाता है, ठीक है। कभी सर्च करके देखना इस मेले के बारे में, तो आप लोग को बहुत सारी चीज़ यहाँ पर जानने को मिलेगी। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना। दीमक देखिए आप लोगों ने, दीमक घरों में लगती है भाई साहब, जो वो नहीं कहता कि उजाड़ देती है, जहाँ पर भी लगती है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज़ है, इनको इंग्लिश में टर्माइट्स बोलते हैं। और बोला जा रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है यानी कि वार्मिंग बढ़ती है तो इनका बिहेवियर कैसे बढ़ता है, इसके ऊपर स्टडी की गई। तो ये वैसे में अपने आप में बहुत अच्छी स्टडी है, यानी कि एक तरीके से ना बिल्कुल बैठ कर देखना दीमक को, यानी फ्री आदमी नहीं चाहिए बिल्कुल कि देखो इनकी संख्या बढ़ रही है घट रही है तो साइंटिस्ट इसी काम को करते हैं वो हम लोगों के लिए, ताकि चीज़ें ऐसी चलती रहें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हैं, काफ़ी लार्ज स्केल पर इनकी जो ज़िंदगी ना बढ़ती है। मतलब एक तरीके से अगर कहीं पर हो जाए एक आदि, तो आप लोगों ने देखा होगा भाई साहब बम्बार्डमेंट हो जाती है वहाँ पर। मैं तो झेल चुका हूँ इनको बहुत ही बुरी तरीके से वह क्या था बेसिकली, नहीं आप लोगों ने देखा होगा जो कार्टून से होते हैं उसके गत्ते के, तो उनमें किताबें भर के रख रखी थी, ठीक है। और हुआ क्या, सर्दियों के टाइम की बात थी यहाँ पर, और उस टाइम पर जैसे दिल्ली में रहते थे और नीचे ही गद्दा था, तो गद्दे के बराबर में जो कार्टून रखा और रखा करते थे वहाँ पर। और भाई साहब उसमें इतनी ज़बरदस्त तरीके से दीमक लगी जिसकी कुछ हद नहीं है। नहीं, घर पे गए और घर कुछ टाइम के लिए, खासकर और उस टाइम पे बारिश वारिश का टाइम था, 10-15 दिन जैसे ही वहाँ पर आए और पूरा रूम जो है भरा पड़ा है, आधी किताब भी उड़ा दी। मैंने कहा ये देखो भाई साहब पूरा बवाल मचा रखा था। इतनी लार्ज स्केल पर बढ़ती है ना इनकी संख्या जिसकी कुछ हद नहीं है। तो ये अलग अलग तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें कई कैटेगरी होती हैं, कोई वर्कर है, कोई सोल्जर्स है, किंग क्वीन, भाई साहब पूरा माहौल होता है, ठीक है पूरी सेना रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक नहीं 4-5 किंग क्वीन होते होंगे इसके अंदर में। तो एक क्वीन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ब्लैक टाइप का किंग देखने को मिलेगा। तो इस टर्माइट्स के अंदर में यहाँ पर जो बेसिकली बोला गया कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो इनकी संख्या भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर। तो इसमें एनालिसिस किया गया कि हर 10 डिग्री अगर टेम्परेचर में इंक्रीज होगा तो इनकी डिकम्पोजिशन एक्टिविटी जो है वो ऑलमोस्ट 7 टाइम बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से लगा लो, मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये इनकी जो कैपेसिटी है वो 7% बढ़ गई, इनकी ये जादू है, इनको धूप दे दी और वैसा भी फिर ये बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इंक्रीज होती है ग्लोबल वार्मिंग, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक तरीके से इनकी जो एक तरीके से ना कंजप्शन की पावर और बढ़ जाती है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। इनकी फैमिली में आप लोगों को बेसिकली इनको बोला गया कि 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो डैम्प वुड जो टर्माइट्स होते हैं, दूसरे ड्राई, और तीसरा इनको बोला गया यहाँ पर फॉर्मोसन टर्माइट्स, ठीक है। ये जो इंसेक्ट हैं ये बोला कि नेवर स्लीप, तो यहाँ पर 20 साल तक ये जिंदा रहते हैं। यानी कि सोचो जो इंसान सो नहीं रहा है, एक तो होता है जागू और दूसरा होता है लागू। लागू को बोलते हैं कि यानी कि जल लगा हुआ है भाई साहब, वो नहीं रुक रहा है इंसान। तो जागू से खतरनाक लागू होता है, कई बार ये बोला जाता है। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक चीज़ें जो हैं ये क्रिएट कर देती होंगी। डिफरेंसी जो टर्माइट्स यहाँ पर बोला है जिसका नाम यहाँ पर फॉर्मोसन टर्माइट्स है, वो नॉर्मली फॉर्मोसन टर्माइट जो है वो स्पीसीज आप लोगों को सदर्न चाइना में, खासकर ताइवान, जापान, श्रीलंका, हवाई आइलैंड, यूनाइटेड स्टेट में, तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, ठीक है। तो संख्या कुछ ऐसी है, मतलब कि रात दोगुनी और दिन चौगुनी, तो देख लो आप लोग यहाँ पर। तो इसलिए इनसे बच के रहना होता है, ठीक है। कल्चर के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ही हो जाता है। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात की जा रही है, और बात की जा रही है यहाँ पर ये गान नागी फेस्टिवल, ये जेलियांगरोंग कम्युनिटी के बारे में। तो सबसे पहले तो 2 चीज़ें हो गई कि गान नागी जो फेस्टिवल है यहाँ पर, नगई बेसिकली नगई फेस्टिवल जो है, और कौन सी कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और कौन से राज्य में। तो मणिपुर के अंदर में यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये पर्टिकुलर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा गान जो नगई फेस्टिवल, ठीक है। और ये है यहाँ पर बेसिकली जेलियांगरोंग कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है। ये कम्युनिटी जो है इसके अंदर 3 ट्राइबल आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, रोगमई, और इसी के साथ में यहाँ पर लियंगमई, और नेक्स्ट यहाँ पर जेमई, और इसी के साथ में जो ये ट्राइन जंक्शन है आसाम, मणिपुर और नागालैंड, वहाँ पर आप लोगों को ये कम्युनिटी देखने को मिलेगी। अगर मैप में आप लोग एक बार देखना चाहते हो आप, तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं आसाम हो गया, ठीक है, और ये मणिपुर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को मिजोरम देखने को मिलेगा, ओके।
और इसके ऊपर यहाँ पर आप लोग नागालैंड, और यहाँ पर हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया त्रिपुरा, यहाँ पर हो गया बेसिकली आप लोगों को मेघालय। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है आसाम, नागालैंड और मणिपुर, तो इसके ट्राई जंक्शन पे आप लोगों को ये कम्युनिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस पर्टिकुलर एरिया की यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर इनके द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, आसाम, मणिपुर और नागालैंड। ये नागा कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिला, ग्रुप जो है ये नागा कम्युनिटी के साथ में बिलोंग करते हैं, जो खासकर एक तरीके से तिब्बो बर्मा लैंग्वेज बोलते हैं यहाँ पर, जो अंडर तिब्बतन सिनल लैंग्वेज फैमिली के आता है। ठीक है, इन नागालैंड जो यहाँ पर बेसिकली लिंगमईज हैं और जेमी हैं, ये रिकग्नाइज किए जाते हैं यहाँ पर एक जेलांग्स, और जो एक तरीके से यहाँ पर रोगमई नागास हैं उनको यहाँ पर काबुई के नाम से भी जानते हैं। ये कई बार छोटी छोटी चीज़ें ना आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, और फेस्टिवल का नाम तो जरूर याद रखिएगा, ये तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैबिनेट के द्वारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से टॉपिक, वैसे छोटी छोटी न्यूज़ है। कैबिनेट के द्वारा हाइड्रोजन मिशन जो है वो अप्रूव किया गया लगभग 20,000 करोड़ रुपए में, तो बहुत सारी जॉब भी क्रिएट होगी और इसी के साथ में और भी बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि यहाँ पर गोवा में निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली गोवा मोका आफ्टर मनोहर पारेकर, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ग्रीनफील्ड का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से करना। ठीक है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। मनोहर पारेकर साहब के नाम पर रखा गया तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश के डिफेंस मिनिस्टर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे, बहुत ही एक सुलझे हुए इंसान थे, जिनके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। एक डायलॉग फेमस था कि मनोहर पारेकर साहब जो है अपने स्कूटर पर बैठ कर जा रहे थे, बराबर में कोई एक नहीं गाड़ी वाला आया, एक गाड़ी वाला आके रुका, कोई बच्चा था, तो कुछ बात हुई तो उसने बोला जानते हो मैं कौन हूँ, उसको मनोहर पारेकर साहब को, तो उनको मतलब तो बच्चा कह रहा है कि जानते हो मैं कौन हूँ, मैं यहाँ के DIG का बेटा हूँ। तो मनोहर पारेकर साहब कह रहे बेटा मैं यहाँ का चीफ मिनिस्टर हूँ। तो मनोहर पारेकर साहब जो है वो स्कूटर पे थे और सामने वाला मतलब गाड़ी पर, मतलब इतने सिंपल रहते थे। ये स्टोरी इसलिए कई सारी ऐसी फेमस हुई हैं। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो। इसी के साथ में यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे देश में फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 के अंदर में। ये फंडामेंटल राइट आप लोगों को मिलते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप लोग ये फंडामेंटल राइट यूज कर सकते हैं अगेंस्ट द जो यहाँ पर स्टेट, पर लेकिन ऐसा नहीं स्टेट के अगेंस्ट ही आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दूसरा इंसान भी आप लोग ये फंडामेंटल राइट का हनन करे तो उसके खिलाफ भी आप लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात बोलेगी, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रसारण किया जा रहा है यहाँ पर कि कोई दूसरा किसी के फंडामेंटल राइट का हनन नहीं करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर ये लगभग 28 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए फ्री लोन बेसिकली टबैको फार्मर्स को, ताकि चीज़ों को यहाँ पर एक तरीके से सही तरीके से लेकर चला जा सके। तो एक तरीका फ्री लोन है टबैको फार्मर्स को आंध्र प्रदेश के अंदर में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा चेयर किया गया सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जो चीफ सेक्रेटरीज हैं इन दिल्ली, इंडिया और फ्रांस के बीच में, याद रखिए इसके ऊपर थोड़ा सा स्टार लगा लेना। 36 इंडिया फ्रांस के बीच में स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ अभी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग राफेल वगैरह और भी कई सारी हमारे जो रिलेशन है फ्रांस के साथ में, और फ्रांस का एक आइलैंड भी है इंडियन ओशन के अंदर में, इसी के नाम पर इंडियन ओशन के अंदर में फ्रांस की हमेशा प्रेजेंस आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उसका नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, एंटी डंपिंग जो ड्यूटी है उसके बारे में बात की जा रही है। जो वाइटामिन होते हैं खासकर जो हम लोग एनिमल्स से जो निकलते हैं उनको कंज्यूम करते हैं, तो चाइना, यूरोपियन यूनियन और स्विट्जरलैंड तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है जो इंपोर्ट किए जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ से, चाइना, यूरोपियन यूनियन और स्विट्जरलैंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एंटी डंपिंग का मतलब होता है कि फ्री में माल फेंका जा रहा है हमारे देश में लाला का, तो हम लोग को रोकना है उसको, तो हम लोग उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देते हैं ताकि वो इतना महंगा हो जाए कि देश में उसको कोई खरीदे ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। ठीक है, तो याद रखिएगा एंटी डंपिंग का मतलब क्या होता है कि डंपिंग को रोकना, कोई डंप कर रहा है सामान तुम्हारे यहाँ पर लाकर, उसको रोकना। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है उसने रिफ्यूज कर दिया है स्टे लगाने से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो पेनल्टी है लगभग 1337 करोड़ रुपए। गूगल जो है पहुंची थी यहाँ पर, बोली थी यार ये तो चीटिंग है। चीटिंग क्या है कि ऐसी तो टैक्स हमारे ऊपर उसने लगा, यूरोपियन यूनियन ने उसी को कॉपी कर ये लगा रहे हैं। तो यहाँ पर बोल दिया यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो इसमें कौन सी गड़बड़ है, तो ऐसे ही तो होना चाहिए ना है। तो यहाँ पर मतलब ये रोकने से मना कर दिया गया इसको, तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में है। US FDA के द्वारा अप्रूव कर दिए गए यहाँ पर अरबिंदो जो सब्सिडरी है कैंसर ड्रग जो कॉपी, तो ये है यहाँ पर जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। कंपनी के ऊपर ना दड़ादड़ यहाँ पर फाइन लग रहे हैं क्योंकि इतनी हरकतें करने लगी है ना, प्राइवेसी वायलेशन कर दिया आयरलैंड के अंदर में फेसबुक ने, तो लगा दिया फाइन भाई साहब दबा के 390 मिलियन का फाइन लगा दिया, और ये भी यूरो का। ठीक है, यूरो तो डॉलर से भी ज़्यादा खतरनाक है, वैल्यू जाकर चेक करना। बात करें ब्रिटेन के अंदर में, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जो कि आप लोग समझ सकते हैं।
ब्रिटेन ने अपने आप को इतना इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना लिया कि 88% जीरो कार्बन पावर जनरेशन इनके यहाँ पर हो रही है, यानी कि एनर्जी जो क्रिएट की जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी के उसमें है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 88%। तो ये एक अचीवमेंट बोल सकते हैं शानदार, ठीक है। पर लेकिन शानदार अचीवमेंट क्या हो गया, कितनी पॉपुलेशन होती है वहाँ पर। हमारे देश में करने जाएंगे तो समझ में आएगा, सारा यूरोप एक साइड में हो गया, अकेला हमारे देश की पॉपुलेशन एक साइड में, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। रसिया के शिप जो है 1.17 मिलियन बैरल वो अभी यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है उनके द्वारा निकाला गया दिसंबर के महीने में। तो रोक लगा रहे थे, जितना तुम रोकोगे उतने हम लोग बढ़ के आएंगे, रसिया बोल रहा है, ठीक है। इलोन मस्क ने ट्विटर को बोला है कि इसके ऊपर जो बैन लगाया गया था पॉलिटिकल एड्स के ऊपर, उसको रिवर्स किया जाएगा। ये बंदा पैसे बनाने की मशीन है, तो ये उसके ऊपर काम करेगा। जापान जो है वो अपने डीप एक तरीके से रिलेशन लेगा अलायंस यूएसए के साथ में न्यू डिफेंस पॉलिसी में। क्यों, आने वाले टाइम में हो सकता है पड़ोस में जो चाइना है, ऊपर से पड़ोस में जो है नॉर्थ कोरिया है, तो बदतमीजी कुछ होने को देखे तो उस पर काम किया जाएगा आने वाले टाइम में। फिलहाल जो है काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है किसके ऊपर, यूएसए के ऊपर। दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में याद रखिएगा। लियोन मेसी का नाम आप लोगों को पता है, इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन हिस्ट्री में यहाँ पर एक तरीके से ये यहाँ पर इनको बेस्ट प्लेयर ऑफ द प्लेयर का अवार्ड यहाँ पर इनको दिया जा रहा है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप जीता इनके द्वारा, ठीक है। अभी यहाँ पर जो कैप वर्डे है ये फर्स्ट कंट्री बन गई है जहाँ पर पेले साहब का नाम पे स्टेडियम रखा जा रहा है। जब मैंने सर्च किया मैंने कहा पेले साहब महान प्लेयर है, मैंने पढ़ा इनके बारे में, पर लेकिन आखिर क्यों, और भी कई सारे महान प्लेयर हैं, इन्हीं के नाम पर फुटबॉल का नाम क्यों रखा जा रहा है। भाई साहब अकेला पर्सन है हिस्ट्री में जिसने फीफा वर्ल्ड कप जो है वो 3 बार जीता है, अकेला पर्सन हिस्ट्री में। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से आप लोगों के सामने यहाँ पर ये मैंने डिस्कस भी किया था, ये किन के माने में, लूला डा सिल्वा, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, पूरा जो इनका नाम है यहाँ पर लुइज इनासिनियो लूला डा सिल्वा, ठीक है। पर इतना याद रखना, इतना ही काफी है, क्योंकि ये भी रिपीट नहीं हो रहा कहीं पे, ठीक है। कौन से देश के प्रेसिडेंट बने, ब्राजील, अंगोला, इटली या फिर क्यूबा, तो बताना इसके बारे में जरूर। नेक्स्ट जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि अभी बात करें कि 20th मेंबर कौन सा बना है यूरोजोन का, स्टार लगा लेना भाई साहब, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बन सकते हैं कहाँ पर, यहाँ पर एक तरीके से इसकी जो करेंसी है वो है कूना। तो कूना करेंसी जो है वो यहाँ पर स्विच कर रहा है यूरोपियन यूनियन में, फिजी, कोस्टिका, घाना या रोमानिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बोला जा रहा है कि विच स्टेट हैड रिकॉर्डेड हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दिसंबर के महीने में यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर CMI के द्वारा बताया गया है। तो ये आप लोगों को बताना है, लेटेस्ट रिपोर्ट में झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर गुजरात। तो देखता हूँ सही आंसर कौन देता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये बात की जा रही है किसके बारे में, ये है पोखरा रीजन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये विद चाइना ये यहाँ पर इनोग्रेट किया गया, कौन सी कंट्री के द्वारा, ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर कौन सी कंट्री होगी, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। ये तो होने से रहा, श्रीलंका में एयरपोर्ट करने लायक जुगाड़ नहीं रहा, भूटान वैसे ही चाइना से चिढ़ता है, तो बच गया कौन, समझ जाओ आप लोग घर की बात। CSAT का क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो इसको, फिर इसके बाद में आप लोग आंसर बताता हूँ। तब तक रिवर के बारे में बात करते हैं। ये है यहाँ पर बेसिकली रोन रिवर, ठीक है, रोन बोलते हैं बेसिकली। ये रिवर काफी एक इंपॉर्टेंट रिवर है, लगभग 814 किलोमीटर लंबी रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी। कहाँ पर, फ्रांस के अंदर में अगर आप लोग जाएंगे। एग्जैक्ट लोकेशन जो आप लोग देखते हैं ये फ्रांस हो गया और फ्रांस के अंदर में है, और जाकर कहाँ पर गिर रही है, मेडिटेरेनियन सी के अंदर में जाकर गिर रही है। तो 814 किलोमीटर लंबी काफी इंपॉर्टेंट रिवर है फ्रांस के अंदर में, जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर करना है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, तो माइंड में क्लैरिटी रखनी होती है इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि जितना अच्छा क्लियर रहेगी उतनी अच्छी से चीजें याद रहेंगी। अब मैं सोच रहा था यार जो भी पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों से पूछ जाए उसी दिन बता दिया करूंगा, वैसे आप लोगों को अच्छे से उसको वो करना है, ठीक है। कैसा रहेगा ये, मतलब जैसे मैंने बोला था बच्चे के द्वारा बोला गया था, तो उसमें कई सारे बच्चों ने कई सारे सजेशन दिए कि सर अगले दिन ही बता दिया करो, अगले दिन सुन लिया करेंगे, पिक्चर एक पहले दिन देख ली, अगले दिन फिर आप एक्सप्लेन तो कर ही देते हो, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है वैसे तो, क्योंकि उससे क्या रहेगा, आप लोग अच्छे से लिख लेते हो, बहुत सारे बच्चे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं फिर, तो ये भी सही है वैसे। चलो देख लेंगे, ठीक है। तो कैप्टन शिवा चौहान जो है वो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी अभी यहाँ पर, जो कि डिप्लॉय की गई कुमा पोस्ट सियाचिन के अंदर में, ठीक है। ये काफी अच्छा लगा मुझे, पॉलिटी के बारे में एक कमेंट किया गया यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा, बोला गया है यहाँ पर, अच्छा लगता है यार जब इस तरीके से कोई आप लोग अप्रिशिएट करते हो चीज़ों के। बोला है कि सर फालतू में कोचिंग का नाम लिख रखा था वो मैंने छिपा दिया है, और फालतू कई जगह बहुत सारे पैसे बर्बाद कर दिए, और यहाँ पर इतना अच्छा समझा है। तो पॉलिटिकल लेक्चर देखे इन्होंने तो इनको काफ़ी अच्छा लगा। तो पॉलिटिकल लेक्चर सब तक शेयर जरूर करो, और मैं तो ये बोलूँगा कि पॉलिटिकल लेक्चर इतने ये अच्छे हैं, आप ना इनको अपने पास में भी रख सकते हो, अगर किसी के पास में इंटरनेट नहीं है ना, उसको डाउनलोड कर करके भी दे देना आप लोग, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से आप लोग कर सकते हो, ताकि जिसको कंटेंट चाहिए उसको कंटेंट मिलता रहे, ठीक है।
तो ये रखना। यहाँ पर ये कौन सी कंट्री के बने, ब्राजील मैंने डिस्कस किया था। इसी के साथ में यहाँ पर कौन सी कंट्री है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी बी, कोस्ट्रिया, ठीक है। क्रोशिया बेसिकली बोलेंगे एक तरीके से, ठीक है। तो क्रोशिया के अंदर में यहाँ पर एक दूसरी कंट्री है इसी नाम से लगभग, तो ये इसके अंदर में यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं, और इसको मिलाने के बाद में 30 कंट्री टोटल मिलाकर तो वहाँ पर एक तरीके से जो मतलब 20 कंट्री हो जाएंगी जो ये आज के डेट में यूज कर रही हैं। आप लोगों को ये बताना है कि यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्री है टोटल, ये बताएगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा आप लोग कहाँ पर देखने को मिला, तो ये हरियाणा के अंदर में, तो काफी बड़ी बात थी यहाँ पर जब मैंने इसको देखा डेटा को, तो ये काफी एक अच्छा स्टेट माना था, इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बाकी नेपाल आंसर हो गया, और यहाँ पर आंसर जो है वो है सी, 45 ईयर, ठीक है। तो बेसिक है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन तो बताना, अच्छे चीजों को एंजॉय करना, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होगा, अरे यार चलो देख लेना, इनको वोकेबलरी को आप लोगों के लिए डाल दिया है, और देखता हूं किसके अंदर डेडिकेशन है। बिना पढ़ाए भी कौन जो है इनको बेसिकली इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये होता है डेडिकेशन। तो ये सारी वोकेबलरी स्लाइड में मिल जाएंगी। तो आज का डिस्कशन कैसा लगा जरूर बताना, और शानदार तरीके से चीजों को एंजॉय किया करो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसको दूर कर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से एंजॉय करना और अपना ध्यान रखना। और इसी के साथ में आप लोग जो है शाम को बेसिकली आप लोगों का टेस्ट भी आएगा, वो याद रखना। टेस्ट प्रैक्टिस करना 8 बजे के करीब उसको अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो सैटरडे में आप लोगों को पता है कि हर सैटरडे में जो है आप लोगों के लिए टेस्ट का जो बेसिकली वो आता है। तो जितने अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से चीज़ों को याद रख पाओगे। तो ये प्रैक्टिस को साथ में ले लेकर चलना है, ठीक है। तो और देखिए यार, सारी चीज़ों को अच्छे से लेकर चलो, परेशान नहीं हुआ करते, सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। तो अच्छे से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।